चलिए डाउनलोड हो गया पीडीएफ। चलिए कर लेते हैं। अब बारिश तो अब क्या है, अब बारिश लगभग डेली होगी अब, ठीक है। बारिश के कारण तो अब रुक सकते हैं नहीं, बारिश के कारण रुकने से नुकसान हो जाएगा। चलिए पार्लियामेंट शुरू करेंगे और मैक्सिमम पार्ट जितना हो सके उतना ख़त्म करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा ऑटो से आए तो कैसे किले हो गए पप्पू? आप वहीं पे थे ना, वहाँ पे। चलिए ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। बाकी लोग जो अब बारिश का, क्योंकि बारिश अभी होगी और बारिश से लगभग जुलाई के अंत तक होती रहेगी। अगस्त में भी कहीं चला जाए, 15 अगस्त को जाके कहीं ज़्यादा मिलेगा बारिश से, ठीक है ना। चलिए पार्लियामेंट एक बार पीडीएफ ओपन कर लीजिए। और आप लोग तो फ़ोन लाए नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप लोग क्या करोगे, ये वाला नहीं, ये वाला, वो वाला, हाँ कोई नहीं, आप लोग लिख लो। हाँ अभी थोड़ा ध्यान दे लोगे तो फिर ठीक रहेगा। चलो पेज कितना है, 135। हाँ पहले अभी पढ़ लो, उसके बाद फिर लिख लेना। ये मिल रहा है तो इसको मत छोड़ो, ये मैं बोलने वाला था। ये चूँकि पहला चैप्टर है, ये मतलब पहला क्लास है पार्लियामेंट का, तो आप लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। चलिए अच्छा, पार्लियामेंट वाला पेज पे देखना कुछ लिखा होगा, प्री एंड मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ मतलब ये चैप्टर जो मिस करेगा उसका ये क्या बोलते हैं, पॉलिटी जो है वो गोल होना है, क्योंकि ये सबसे लंबा चैप्टर है और सबसे इम्पॉर्टेंट भी है। तो ये चैप्टर थोड़ा ध्यान से ही पढ़ना, ठीक है ना, बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। बाकायदा इसको मैं 3 से 4 बार आपको पढ़वाऊँगा। लक्ष्मीकांत प्लस MP जैन का मैं कुछ समरी दूंगा आपको, वो अलग से दूंगा लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद। क्या क्या वहाँ का तो छोड़ ही दीजिए क्योंकि वहाँ जो पढ़े थे आप तो पढ़े ही थे, गलत की सही, वो आपको भी पता है हमको भी पता है, तो उसकी बात ना ही किया जाए। चलिए पार्लियामेंट शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट पार्लियामेंट का मीनिंग समझ लो, उसके बाद हम लोग उस नोट्स के अकॉर्डिंग थोड़ा तेजी में जाएंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, कम टाइम में ज़्यादा थोड़ा कैप्चर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। पार्लियामेंट का मीनिंग है लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये मैं पहले भी बताया था वहाँ पे, और प्लस प्रेसिडेंट, ये इसमें इंक्लूडेड है। मतलब इन तीनों को मिला के क्या बोलेंगे, पार्लियामेंट। अच्छा पार्लियामेंट का हिंदी क्या है, संसद, जो संसद भवन बोलते हैं तो वाला पार्लियामेंट हाउस हो गया। बाकी पार्लियामेंट मतलब क्या है, संसद। मतलब इन तीनों को अगर मिलाओगे तो क्या बनेगा, पार्लियामेंट। और ज़बरदस्त तरीके से इसको समझिएगा, एक एक टेबल में ना आपका पूरा क्वेश्चन बनेगा एकदम दाएं दाएं, इसलिए अलर्ट रहिएगा और ध्यान से समझिएगा। तो सबसे फर्स्ट अब उस पीडीएफ में आप ध्यान से देखोगे, तो पीडीएफ में ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ मिलेगा। पीडीएफ में मिलेगा कंपोजिशन एक लेफ्ट साइड में, अभी परेशान मत होना, देख लेना, ठीक है। तो थोड़ा और आगे कर लो उसको। पहला है पार्लियामेंट, उसके नीचे देखो प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ये तीनों हो गया, ये सेंट्रल लेवल पे हो गया। और एक ब्रैकेट जो आपको राइट में दिखेगा, स्टेट में भी होगा तो क्या होगा, गवर्नर, SLA, SLC। तो ये सर स्टेट में 3 लोग मिला के कंप्राइज करेंगे, कौन कौन, SLA, SLC और कौन, गवर्नर। और इधर कौन,
लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। अच्छा कमाल की बात है, इसी को हमेशा कनेक्ट करते रहना, सेंटर को राज्य से। मान लो ये लोकसभा है तो उसके जगह पे क्या हो जाएगा, एसएलए। ये राज्यसभा है तो क्या हो जाएगा, एसएलसी। और प्रेसिडेंट है जिसके सामने क्या हो जाएगा, गवर्नर। मतलब जो कुछ सेंटर में होगा उसको रिलेट करके आप किससे करोगे, स्टेट से। हमेशा करना ये, अलग से स्टेट, जैसे मैं सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ाऊंगा आपको, तो सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ाऊंगा तो वहां पे ये नहीं है कि अलग अलग पूरा करना है, एक को बस समझना है और उसको कोरिलेट कर लेना है स्टेट से। ठीक है, चलो अब नीचे आ जाओ। पहला बात क्वेश्चन पूछा है, वाई प्रेसिडेंट और गवर्नर इज ए पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर या फिर पार्लियामेंट। अच्छा इसका तो आंसर आपको मैं ऐसे पहले बता चुका हूं, फिर भी आप सोच के देखो। मैंने क्या बोला था, लोकसभा, राज्यसभा, इन सब को मतलब किससे है कि सर हम कुछ ऐसा लॉ बनाएं जिस लॉ के थ्रू वापस हम फिर से पावर में आ जाएं। तो इनका ये अपना नियत है। लेकिन कोई ऐसा तो हो जो सिर्फ किसके बारे में सोचे, देश के बारे में, जो पॉलिटिकली न्यूट्रल हो या ए पॉलिटिकल हो। दो शब्द का दिमाग में रखना, एक ए पॉलिटिकल है, ये दोनों का मीनिंग अलग है, ये पूछा भी जाता है, और एक है पॉलिटिकल न्यूट्रल। ये दोनों शब्द का मीनिंग अलग है, आपके नोट्स में भी मैं लिखा हूं, परेशान नहीं होने का, लेकिन इन दोनों मीनिंग अलग है। ठीक है ना। तो पहले प्रेसिडेंट और गवर्नर क्यों पार्ट है, जो नोट्स में लिखा है एक बार पहले पढ़ देता हूं, बाकी आपको एग्जैक्ट खुद से मीनिंग समझ में आ जाएगा। पहला क्या देखो, बिकॉज ऑफ रूल 4 चेक्स एंड बैलेंसेस, बोला था LEJ, मतलब एक दूसरे पे नजर रखेगा। लेजिस्लेटिव किस पे, एग्जीक्यूटिव पे, जुडिशरी पे, समथिंग। अब नीचे आ जाओ, सबसे फर्स्ट है उनका बस एक ही काम है, टू मेक मोर लॉज, ताकि चुन कर फिर अगेन आए हो। प्रेसिडेंट सर क्या है, जो किसी ना पार्टी का है नहीं किसी को फेवर करेगा, वो सिर्फ किसका सोचेगा, देश का। अच्छा प्रेसिडेंट मतलब क्या, राज्यपाल, राष्ट्रपति ना। ठीक है, सब समझ में आ रहा है ना, पक्का। परेशान तो कोई नहीं होगा क्यों आ गए, ऐसा नहीं है ना। चलो मैं बता रहा हूँ, आगे आपको फायदा है, सच्ची बता रहा हूँ बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, गारंटी। आपको कुछ देर बाद फील होगा, ये नहीं तो बहुत नुकसान होगा लोगों का। अब आगे नेक्स्ट। यार इसमें से इंक निकल रहा है क्या, चलिए पेज नंबर वहीं पे रहेंगे 135 पे और चीजों को समझेंगे। सो देयर इज, मैंने क्या लिखा है आज, स्टेट सेपरेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट, एंड उसके बाद है लेजिस्लेचर से कोई लॉक नहीं है, ऑफ कर दिया था मैं। अब आइए सबसे फर्स्ट नीचे, जुडिशियरी से ज्यादा पूछ नहीं सकते बिकॉज ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, नीचे आइए। और उसके बाद सो इन तीनों को LEJ स्मूथली चलाने के लिए कोई ना कोई चाहिए, एंड स्पेशली लेजिस्लेचर को स्मूथली चलाने के लिए कोई ऐसा चाहिए जो ए पॉलिटिकल हो और पॉलिटिकली न्यूट्रल हो। नीचे आइए, प्रेसिडेंट, इट इज रिटन दैट प्रेसिडेंट मस्ट बी ए पॉलिटिकल है, बट नथिंग एज सच रिटेन फॉर गवर्नर। देखो याद करना, इस बात को दिमाग में रखना, राज्यपाल के लिए कहीं भी संविधान में नहीं लिखा है कि राज्यपाल को ए पॉलिटिकल होना चाहिए, लेकिन प्रेसिडेंट को लिखा है। दोनों में ये रीजन आपको खुद पता होना चाहिए। पहला रूल 1, एक तो सेंटर, रूल 1 की रूल 2, सेंटर ग्रेटर देन स्टेट्स, और दूसरा राष्ट्रपति को चुना जाता है इलेक्शन से, गवर्नर को चुना नहीं जाता, उसको अपॉइंट किया जाता है। तो सर कॉन्स्टिट्यूशन में किसके बारे में लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट के बारे में, कि प्रेसिडेंट को ए पॉलिटिकल होना ही चाहिए। अच्छा कमाल की बात, ये गवर्नर के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन गवर्नर भी ए पॉलिटिकल रहता है, मतलब गवर्नर भी ए पॉलिटिकल रहेगा। अब आप सोच के जरा देखो, ज्यादातर गवर्नर क्यों ए पॉलिटिकल नहीं हो पाते हैं, ज्यादातर गवर्नर ए पॉलिटिकल क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि सर उनको पता है कि हमको अपॉइंट किया है, संविधान में कुछ हमारे लिए ऐसे भी नहीं है, और बाकी का बाकी सारा काम इन्हीं पे डिपेंड करता है कि हमको हटाते हैं, हमको रखते हैं। लेकिन सर फिर भी जिसका अपॉइंटमेंट ही पॉलिटिकल हो, सोच के देखो, राज्यपाल को तो अपॉइंटमेंट ही पॉलिटिकल पार्टी ने किया है ना, तो जिसका अपॉइंटमेंट ही पॉलिटिकल हो उसको हम ए पॉलिटिकल कैसे उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ गवर्नर को अपना न्यूट्रल तो होना ही चाहिए। जैसे अब घर में कुछ सदस्य मिल के आपको बोल दिया कि बेटा आज से तुम हेड हो गए, तो हेड हो गए तो ठीक है, लेकिन तुमको चुना गया। अब तुमको चुना गया तो जब तुम्हारा चुनने का जो प्रोसेस था वही पॉलिटिकल था, तो फिर तुमसे उम्मीद कैसे किया जाएगा कि तुम सबके सामने बराबर रहोगे, क्योंकि इलेक्शन से नहीं चुने गए हो बल्कि अपॉइंटमेंट किए गए हो।
पापा ने बोला आज से एक कंपनी तुम्हारा, ठीक है, और आज से एक भैंस तुम्हारी। तो अब जो यहाँ मतलब अब वही बात है ना, सुन पा रहे नहीं सुन पा रहे हो? नीचे आओ नीचे। प्रेसिडेंट में इट इज रिटेन दैट प्रेसिडेंट मस्ट बी ए पॉलिटिकल बट नथिंग एज सच रिटेन फॉर गवर्नर बिकॉज प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड ऑफिस वाइल गवर्नर इज नॉमिनेटेड। गवर्नर और प्रेसिडेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल बट इट्स ओनली द प्रेसिडेंट। सिर्फ प्रेसिडेंट के बारे में लिखा है कि सर प्रेसिडेंट को होना चाहिए, पेज नंबर 135। प्रेसिडेंट के बारे में लिखा है, गवर्नर के बारे में नहीं लिखा है। अच्छा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ एक बार वापस से स्टार्ट कर देता हूँ, सुन लो। पार्लियामेंट स्टार्ट करो और मैं बार बार आपको नोटिफाई कर दे रहा हूँ, पार्लियामेंट से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे। जितने क्वेश्चंस आने हैं ना प्री में यही से आएंगे। आईएएस के लिए सबसे हॉट टॉपिक है मेंस और प्री के लिए। बीपीएससी के लिए प्री का जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ से लग जाएगा एक बार में। एक दो क्वेश्चन नॉर्मल रहेगा प्री के लिए, मेंस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सुन पा रहे? तो इसीलिए पार्लियामेंट का मैंने मीनिंग बताया, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, इन तीनों को मिलाकर कंप्राइज होकर क्या बनता है? पार्लियामेंट। मैंने बोला प्रेसिडेंट को इसमें इसलिए रखा गया है क्योंकि कारण है लेजिस्लेटिव अपना सोचेगा, एग्जीक्यूटिव अपना सोचेगा, कोई ऐसा तो हो जो देश का सोचे। तो कौन सोचता है? प्रेसिडेंट। यहाँ तक पहले क्लियर? उसके बाद आगे बढ़े तो मैंने बोला दो चीज, दो वर्ड, एक है ए पॉलिटिकल, दूसरा है पॉलिटिकली न्यूट्रल। इसका मीनिंग अभी समझाने वाला हूं। उससे पहले आपको यह समझना है कि सर प्रेसिडेंट सिर्फ ए पॉलिटिकल और पॉलिटिकली न्यूट्रल होना चाहिए ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, गवर्नर के बारे में लिखा नहीं है। और गवर्नर के बारे में लिखने का एक ही कारण है कि जिसका खुद अपॉइंटमेंट ही पॉलिटिकल हो उससे क्या उम्मीद करोगे कि वो पॉलिटिकली न्यूट्रल रहे या ए पॉलिटिकल रहे, क्योंकि उसको तो ऑलरेडी अपॉइंट किया गया है। हाँ है ना? आगे नेक्स्ट, अब जरा नेक्स्ट पेज पे आइएगा, पेज नंबर 136। और जीवन का आनंद आएगा आज, मैं बता दे रहा हूं आपको। 136, इफ प्रेसिडेंट रिजाइंस देन ही कैन ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी बट टर्म ओवर होता है। जनरली लोग ऐसा नहीं करते हैं। देखो प्रेसिडेंट अगर चाहे तो रिजाइन करने के बाद वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन आमतौर पर उस एज में कोई करता नहीं है क्योंकि उसका कोई लॉजिक भी नहीं बनता है। इतना सर सारा खून तो चुस गया है इधर। अब सारा का मतलब प्रेसिडेंट आप बनने से पहले तक ही आपकी एज क्या है? मिनिमम कितनी हो? 35। अच्छा 5 साल आप रहेगा प्रेसिडेंट, कितना हो गए? 40। अब 40 के उम्र में आदमी कोई नया करियर शुरू करे, ये बहुत रेयरेस्ट है। रिवाज समझ में आ रही है? उस समय तक तो ऐसे लगता है बस भैया अब जिंदगी है, पेंशन मिल ही रहा है, बढ़िया घर बार है, आराम से परिवार देखो। आ रहा समझ में? अगर कोई दिक्कत रहता तब ना, समझ में आ रही है? आ जाओ नेक्स्ट। अब पेज नंबर 136 पे दो वर्ड होगा, ए पॉलिटिकल और पॉलिटिकल। बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। पॉलिटिकल और एक है क्या? पॉलिटिकली न्यूट्रल। दिख पा रहे? ए पॉलिटिकल का मीनिंग है ऑफिशियली नॉट ए मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। वो कोई भी ऑफिशियली किसी पार्टी के मेंबर होना नहीं चाहिए। इसका मीनिंग क्या होगा? ए पॉलिटिकल मतलब हिंदी में बोलोगे क्या? अराजनैतिक बोल लो, ठीक है? मतलब ऐसा जो किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हो ऑफिशियली। लेकिन नीचे आना, पॉलिटिकली न्यूट्रल एक्सपेक्टेड टू नॉट फेवर एनी पॉलिटिकल पार्टी। दोनों में फर्क है। अच्छा एक होता है न्यूट्रल होना, तो गाड़ी में भी न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल समझते, न्यूट्रल मतलब क्या? ना इधर ना उधर, बिल्कुल बराबर, ना इसके तरफ झुकाओ ना इसके तरफ झुकाओ। समझ पा रहे? तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, ना आप किसी का फेवर करोगे ना ही किसी का डिसफेवर करोगे, आपको बिल्कुल बैलेंस रखना है बीच में। मतलब मेरे को कोई अगर इधर से दोनों तरफ से खींच रहा है, कोई एक ने ज्यादा खींच लिया है तो मान लो इधर की तरफ थोड़ा सा चला गया फेवरिज्म, लेकिन अगर बैलेंस हूं, दोनों बराबर फोर्स लगा हुआ है, तो सर कहा जाएगा कि हाँ ठीक ठाक हो, दोनों का वैल्यू रहता है। जैसे पंचायती होता है, अब पंचायती में अगर एक आदमी की तरफ थोड़ा भी हुआ, दूसरा आदमी सडनली टाइट हो जाता है, कहता है कि उनकर पक्ष लेता रहो, तो वहां पे गोली चल जाएगा। अरे समझ में? तो ये जो है ना प्रेसिडेंट नहीं कर सकता है। ये दोनों वर्ड याद रखिएगा, ये परेशान करेगा लक्ष्मीकांत में। ए पॉलिटिकल और पॉलिटिकली न्यूट्रल। ए पॉलिटिकल मतलब ऑफिशियली नॉट ए मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी पार्टी का मेंबर होना नहीं चाहिए ऑफिशियली। पॉलिटिकली न्यूट्रल का मीनिंग सिंपल एक ही है कि सर आप किसी को भी फेवर नहीं करोगे। समझ में आ रहा है मेरी बात? चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पार्टी हो, चाहे समुदाय हो, चाहे जाति हो। अच्छा अब राष्ट्रपति मान लो बन गए, अब बोले राष्ट्रपति राजपूत कास्ट का बन गया, तो वो बोलेगा कि हम खाली राजपूत को फेवर करेंगे। सर ऐसा नहीं है, वो देश की गरिमा, आप समझ पा रहे हो? जो खुद इतने ओहदे पे बैठा हो जाति पाति नहीं करेगा। नीचे आइए, सुन पा रहे हो? जोर से बोले ये सुनो, जोर से ये सुनो। काय सुस्त सब भींग गए इसलिए नहीं, चलो ठीक है। नीचे है ना, गवर्नर के लिए अगर लिखा हुआ होता देन सरकारिया कमीशन एंड अदर रिकमेंडेशन ही क्यों करते। खैर गवर्नर के लिए कुछ भी लिखा हुआ नहीं है कि उसको पॉलिटिकली न्यूट्रल होना चाहिए। सुन लो अभी, सुन लो अभी, मत करो। क्या हुआ, कुछ दिक्कत है? ठंड लग रही है?
मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि सुना करो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सुना करो। देखो ध्यान से समझना, दोनों का मीनिंग में बारीक अंतर है, इसे थोड़ा समझा करो। यहाँ पे बोला है कि कोई भी ए पॉलिटिकल का मीनिंग पहले समझो, तब दूसरा का ऑटोमेटिक समझ में आएगा। ए पॉलिटिकल का मीनिंग मैंने बोला ऑफिशियली किसी भी पार्टी का मेंबर नहीं होना चाहिए, पहली बात। और दूसरा है पॉलिटिकली न्यूट्रल, मतलब किसी को भी फेवर नहीं करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि खाली पार्टी को ही फेवर, अरे किसी जाति, समुदाय, धर्म, किसी को भी फेवर आप नहीं कर सकते। और यहाँ पे है कि ऑफिशियली आप किसी पार्टी के मेंबर नहीं। इसलिए मैंने आपको पढ़ाते समय भी बोला था कि प्रेसिडेंट के चुनाव से पहले प्रेसिडेंट को उन सारे, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है तो हर जगह से खत्म करना पड़ेगा अपना रिलेशन, रिजाइन सब खत्म करके तभी इलेक्शन में लड़ सकता है कोई आदमी। जब तक वो पार्टी का किसी मेंबर हो तब तक वो प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं लड़ पाएगा। सुन पा रहे? अरे वो भी चुनाव, वो भी पार्टी से लड़ जाएगा तब क्या फायदा हो जाएगा, फिर क्या फर्क हो जाएगा प्रेसिडेंट और पीएम में। आ जाओ नीचे, नेक्स्ट। अब यहाँ पे दो चीज हुआ, मैंने बोला कि सर प्रेसिडेंट का चुनाव कर लिया आपने, आज जैसे क्लास में नहीं होता है, क्लास में क्या होता है, क्लास में एक मॉनिटर होता है, अरे होता है ना, वो जो सब पे रोब झाड़ता रहता है। तो मॉनिटर खासकर तब जब टीचर ये बोल के गया हो कि अभी तुम हो, तुमको ही देखना, हम आएंगे तो तुमसे ही पूछेंगे और किसी से मतलब हमको, अब और ज़्यादा टाइट हो जाता है। अब उसको लगता है जो है सो हम ही हैं। तो सर जो मॉनिटर है उसको समझ लो प्रिजाइडिंग ऑफिसर। मॉनिटर को क्या समझ लो, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। अच्छा एक बात ध्यान से रखना, अभी आराम से नॉर्मल 1 बाय 1 करेंगे। जैसे ये देखो, पार्लियामेंट क्या हुआ, एक संसद, उसमें 3 लोग हैं, मतलब 3 लोग इन द सेंस कहने का कि 3 बड़े बड़े लोग हैं, छोटे लोग नहीं हैं। और ये लोग रहेंगे कहाँ, तो मान लो संसद भवन में। तो घर तो हो गया मान लो। अब इसी तरीके से राज्यसभा का भी अपना घर है, लोकसभा का भी अपना अलग घर है, प्रेसिडेंट का भी अपना क्या है, अलग घर है। तो उस घर के कोई ना कोई मॉनिटर तो होने चाहिए। अब मान लो जैसे आप स्पीकर होता है, तो लोकसभा का भी स्पीकर होता है ना, तो स्पीकर क्या हो गया, मॉनिटर। मॉनिटर कौन समझ रहे हो, वो वाला मॉनिटर नहीं, क्लास का मॉनिटर हुआ, वो जो बोलते हैं समझ आ रहा है। तो ये जो है ना वो वाला है स्पीकर। तो एक स्पीकर हो गया और उसी तरीके से हर हाउस में एक मॉनिटर होगा, उसको नॉर्मल बोलेंगे क्या, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। जब सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर का कोई हेड होगा तब उसको बोलेंगे हम क्या, स्पीकर, या उसके बाद फिर डिप्टी स्पीकर बोलेंगे। बट अभी नॉर्मल समझ लो कि हम लोग पहले आदमी का पोस्ट डिसाइड कर रहे हैं, फिर उसके बाद घर, और फिर घर चलाने वाला का कौन कौन हेड। यहाँ तक ठीक, पक्का? आगे नेक्स्ट। अब इसके बाद पेज नंबर 137 पे आइएगा। आ गए, आ जाओ। 137 का ये टेबल सर आपको बनाना है उसी तरह। और याद रखिए यहाँ पे मैं थोड़ा कम बनाया हूँ, आपको एकदम क्लियर कट अच्छे से बनाना है, उसको बड़े में बनाइए। ऐसा नहीं कि इसी में लपेट दीजिएगा जैसे मैं लपेटा हूँ, ये काम मत करिएगा। ये तो मैंने नहीं हटाया, तो मैंने जबरदस्ती उसको वहाँ पे एडजस्ट किया है। तो आप इस टेबल को बड़े अच्छा समझ में आ रहा है तुम दोनों को, पक्का? आराम से समझने की कोशिश करना, मैं बोला बहुत फायदा होगा। सबसे फर्स्ट बस क्लास मत छोड़ना, तभी फायदा होगा। ये तुम लोग के लिए फायदा इसलिए क्योंकि पार्लियामेंट में अगर जो पीछे का भी नहीं पढ़े हो ना, यहाँ से समझ में आ जाएगा तुम लोग को, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा नया चीज़ है जिसका यूज़ थोड़ा बहुत कम है। आगे नेक्स्ट। अब पहला देखो, उसमें दिख रहा होगा लोकसभा दिख रहा है, अरे दिख रहा नहीं दिख रहा है, राज्यसभा दिख रहा होगा, एसएलए दिख रहा होगा, एसएलसी दिख रहा होगा। तो कुछ टेबल है नॉर्मल आराम से ऐसे बना लिए, लोकसभा, राज्यसभा और एक और क्या। अब उसी तरीके से राज्य पे सोच लो, तो एसएलए और क्या हो गया, केंद्र पे क्या मैंने बोला था, लोकसभा, तो राज्य पे क्या हो गया, एसएलए। केंद्र पे बोला राज्यसभा, तो स्टेट में क्या हो गया, एसएलसी। अरे हाँ है ना, सेम समझना है। और मैंने बोला कभी भी प्लीज अलग अलग नहीं पढ़ा जाता है कि केंद्र अलग पढ़ रहे हैं राज्य अलग, ऐसा नहीं। ऐसा हो गया फिर काम, जैसे ही केंद्र पढ़ो उसको रिलेट करो राज्य से, तभी काम बनेगा। और इतना आपके पास फुर्सत नहीं है कि अलग अलग लेके बैठोगे, समझ पा रहे हो? इसलिए सेंटर पढ़े, कनेक्ट करो स्टेट से, आप ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा इजीली कि क्या चल रहा है। नहीं तो अब कुछ लोग क्या होता है ना, सेंटर का नोट्स लेकर अलग रिवाइज कर रहे हैं कि हम तो सर सेंटर पर रिवाइज करेंगे फिर हम स्टेट रिवाइज करेंगे, ये है सर वो वाले। तो ये काम नहीं करना है। आगे नेक्स्ट, लोकसभा, राज्यसभा, एसएलए, एसएलसी हो गया। अब उसमें कुछ फैक्टर हैं, देखो पहला फैक्टर है मोड ऑफ इलेक्शन। इस एक टेबल में आप पूरा प्रीलिम्स का क्वेश्चन पिछले साल का बना दोगे गारंटी। एसएलए क्या है अब समझना। एसएलए को समझो विधायक, विधायक जी का तो नाम सुने होंगे, चाचा हमारे विधायक। तो विधायक जी का नाम कौन नहीं सुनता है, विधायक समझ लो।
और एसएलसी में भी कुछ ऐसे लोगों को समझ लो उसी टाइप से, अभी बस नॉर्मल समझ लो आप, आपके लिए, क्योंकि अभी आप नहीं थोड़ा सा पीछे के पढ़ो इसलिए। तो आप ऐसे लोग समझो जो लोगों के द्वारा ही चुना गया हो। एसएलसी में ये है कि थोड़ा सा ये परमानेंट वाला कैटेगरी है। ये लोग का जो है विधायक लोग का, ये 5 साल बाद फिर ये लोग हारेंगे तो फिर मुंह उठा के कहीं और जाएंगे। तो ये लोग परमानेंट नहीं है, विधायक के एमपी परमानेंट नहीं है। जैसे राज्यसभा के कुछ मेंबर हैं तो राज्यसभा के मेंबर परमानेंट होंगे, सुनो ध्यान से, राज्यसभा के कुछ मेंबर परमानेंट होंगे, लोकसभा के परमानेंट नहीं होंगे। बस अब उतना समझ लो, विधायक भी परमानेंट नहीं है, एसएलसी का कुछ पार्ट परमानेंट होगा जैसे राज्यसभा का पार्ट है, इतना भी नॉर्मल समझना। अब जरा पहला देखो, मोड ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन कैसा होगा? तो इसका कैसा होगा? लोकसभा का डायरेक्ट, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? विधायक विधायक को तो आप ही चुनोगे और एमपी को भी तो आप ही चुनते हो, तो इसका क्या होगा? मोड ऑफ इलेक्शन डायरेक्ट। अच्छा, राज्यसभा में इनडायरेक्ट। केवल ओपन कर दीजिए प्रकाश, थोड़ा दाब के खोलिए। चलिए कोई बात नहीं, अभी ज्यादा मजा आएगा। तो क्या हो गया? ये डायरेक्ट इलेक्शन हो गया और ये हो गया इनडायरेक्ट। उसी तरीके से मैंने क्या बोला इधर, प्लीज अलग से मत रटना। अगर लोकसभा में डायरेक्ट हो रहा है तो इसलिए में क्या होगा? डायरेक्ट, और यहाँ पे क्या होगा? इनडायरेक्ट प्लस डायरेक्ट। ये मैं आपको बताऊंगा क्यों, जब मैं आपके एसएलसी पढ़ाऊंगा तब वहां बताऊंगा कि इसमें इनडायरेक्ट भी होता है और इसमें डायरेक्ट भी होता है। वो कैसे होगा मैं पूरा प्रोसेस समझाऊंगा, चिंता नहीं करने का। तो पहले आ जाओ, अपने नोट्स में देखोगे तो क्या मिल रहा है? पहला मोड ऑफ इलेक्शन में लोकसभा में क्या है? डायरेक्ट, और लोकसभा के बाद राज्यसभा में क्या है? इनडायरेक्ट। एसएलए में क्या होगा? डायरेक्ट। एसएलसी में डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट कैसे होगा बिल्कुल भी चिंता ना करें आप, वो आराम से मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है? नीचे आइए। अब है हाउसेज दैट आर मैंडेटरी एंड मस्ट बी, मतलब होने चाहिए ही चाहिए, दिख रहा है वहां पे। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा हाउस है जो होना ही चाहिए इन चारों में से? अच्छा, लोकसभा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे होना चाहिए, बिना उसके कैसे चलेगा गवर्नमेंट? तो सर मैंने क्या लिखा है, ऐसा चीज जो होना ही चाहिए, तो यस लोकसभा होना चाहिए। अच्छा, राज्यसभा भी होना चाहिए, एसएलए भी होना चाहिए, लेकिन सर एसएलसी ये कंपल्सरी नहीं है। तो आप जरा वहां देखेंगे तो इससे इधर सुनना ध्यान से, एसएलसी कंपल्सरी क्यों नहीं है? पहली बात समझ लो आराम से, एसएलसी राज्य डिमांड करती है, राज्य खुद से बोलेगी कि हमको एसएलसी चाहिए क्योंकि एसएलए से संभाला नहीं जा रहा है। सुनना ध्यान से, इसीलिए एसएलसी हर राज्य में नहीं है, एसएलसी बहुत ही कम राज्यों में है। अब आपको राज्य ने डिसाइड कर, राज्य ने बोला क्या? सेंटर से बोलेगा, केंद्र से कि सर हमको भी एसएलसी दीजिए, एसएलसी बनवाइए, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। लेकिन केंद्र पे ये कोई बाइंडिंग नहीं है कि केंद्र उसको दे ही देगा एसएलसी कि आप बना लीजिए। अगर केंद्र पे बाइंडिंग हो जाता तो रूल 2 फिर ब्रेक हो जाता। मतलब रूल 2 मतलब क्या? कि केंद्र हमेशा राज्य से क्या होगा? बड़ा होगा। तो अगर केंद्र बाधित हो जाए कि राज्य जो बोले उसको केंद्र को अगर करना ही पड़ेगा तो रूल तो खत्म हो गया ना। तो सर क्या सुन पा रहे हो सब? अरे है ना? अब वापस समझना, मैंने 2 चीज बताया, क्या? प्लीज इमेज करना, रटना मत। एक टेबल है, लोकसभा, राज्यसभा, एसएलए, एसएलसी। मैंने बोला इन चारों को प्लीज अलग मत देखिएगा, हाथ जोड़ के नहीं, पैर पकड़ के विनती है, नहीं तो पूरा काम बेकार हो जाएगा। इसीलिए लोकसभा और राज्यसभा को याद करो और डायरेक्ट सोच लो एसएलए और एसएलसी, बस इसी दोनों को कनेक्ट करते रहो, उससे दूसरा कुछ नहीं करना है। एक चारों नहीं रटना है कि चारों का टेबल रट रहा है, नहीं। तो पहला दिमाग में क्या ऐसे पिक्चर बनाओगे? सर लोकसभा इलेक्शन कैसा? मोड ऑफ इलेक्शन डायरेक्ट, तो एसएलए में भी क्या होगा? अच्छा, राज्यसभा में क्या होगा? इनडायरेक्ट। तो एसएलसी में भी इनडायरेक्ट प्लस डायरेक्ट अभी दिमाग में रखना। अब दूसरा आते हैं कि क्या हाउस होना चाहिए कि नहीं? तो सर लोकसभा भी होना जरूरी है क्योंकि बिना उसके गवर्नमेंट नहीं चलेगा। राज्यसभा भी होना जरूरी है क्योंकि राज्यसभा ही स्टेट को रिप्रेजेंट करता है और परमानेंट हाउस है, तो राज्यसभा के बिना भी काम नहीं चलेगा। एसएलए भी होना ही चाहिए वैसे ही। अब बात आता है एसएलसी पे, तो एसएलसी जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। राज्य डिमांड करेगा कि हमको चाहिए तो केंद्र पे डिपेंड करता है कि केंद्र देगा या नहीं देगा। एसएलसी देने का कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ कंडीशन होता है, जिसको हम लोग पूरा डिटेल में आगे कवर करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? अभी बस इतना याद रखिएगा कि केंद्र पे कोई भी एक प्रेशर नहीं है कि उसको एसएलसी देना ही पड़ेगा। सुन पा रहे हैं? बस इतना भी समझना, नॉर्मल नीचे आना और समझने की कोशिश करना। तीसरा है परमानेंट, मतलब इसमें से कौन परमानेंट है, कौन परमानेंट नहीं है। तो सर
पहला बात देख लो कि पहला देख लो लोकसभा दिख रहा है, मैंने बोला लोकसभा 5 साल के लिए है तो परमानेंट नहीं है, क्या कि अगर ये है अभी तो ये कब बदल जाएंगे कोई भरोसा नहीं है, लेकिन 5 साल बाद तो फिर चुनाव होगा ना, तो 5 साल बाद चुनाव अगर जीते तो ठीक, नहीं तो बेकार। तो लेकिन क्या ये परमानेंट होगा? तो परमानेंट नहीं होगा। तो कितने साल के लिए रहता है? 5 साल। ये भी तो जानना जरूरी है कितने साल होगा। राज्यसभा परमानेंट है सर, इसको कोई तकलीफ नहीं है, ये आजीवन है, आजीवन कारावास नहीं, आजीवन तक रहेंगे। अब उसके बाद लोकसभा को कनेक्ट करोगे किससे? एसएल से, कितना साल? 5 साल। परमानेंट होगा? नहीं होगा। अब आओ एसएलसी पे, तो एसएलसी में 2 चीज दिमाग रखना, जहां जहां एसएलसी है वो परमानेंट हो जाएगा, लेकिन उस पर भी कुछ कंडीशन है, बट फिर भी दिमाग में रखोगे कि एसएलसी जिस जिस राज्य में होगा वो क्या होगा? परमानेंट। अच्छा सोच के देखो, आपको सिर्फ एलएस और आरएस याद रखना है तो काम हो जाएगा, इसीलिए प्लीज 2 पे दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब जरा आगे और नीचे, नेक्स्ट। अब एसएलसी में देखो, वहां सुनना ध्यान से, एसएलसी में 2 कंडीशन, वहां मैंने क्रॉस करके 5 ईयर भी लिखा होगा, दिख पा रहे? देखो एसएलसी में क्रॉस किया होगा, 5 ईयर लिखा होगा। इधर इधर हर एसएलसी का 5 साल बाद पहले प्रोसेस होगा, जिस तरीके से इलेक्शन होगा एसएलसी का भी जहां जहां है 5 साल बाद इलेक्शन। इसलिए देखोगे ना विधान परिषद का भी आपको होगा इलेक्शन। अरे कमाल की बात बता देता हूं, थोड़ा आइडिया। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में जीतने के लिए आपको वो लोग वोट देते हैं जो लोग एक टीचर होने चाहिए, अगर आप ग्रेजुएट पास होने चाहिए, मतलब वोट देने वाला पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन वोट में जो खड़ा है वो एकदम चौपट होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? ये सर गजब का मतलब है नियति, मतलब जो खड़ा हुआ है वो है छाप। कौन छाप? अंगूठा छाप। और जो वोट दे रही है पेन छाप। ये लोग लीक होकर, सोचो टीचर, वो भी गवर्नमेंट स्कूल का टीचर जो 1 to 10 तक पढ़ाते हों, वो लोग वोट देगा। अब बोला क्या जाता है पता है? कि जब अच्छा लोग वोट देगा तभी ना बढ़िया डिस्कशन होगा एसएलसी में। अरे अच्छा लोग वोट देगा तब बढ़िया डिस्कशन होगी, जो अच्छा होगा वो बढ़िया डिस्कशन करेगा। आप समझ पा रहे हो? मतलब एक हद ही हो रहा है। अभी आपको और डिटेल में जब लेके जाऊंगा ना तो एसएलसी में तो हंसी आएगी आपको कि गजब का डेमोक्रेसी है, लेकिन क्या है सर? लॉ इज लॉ एंड लॉ इज ग्रेटर देन पीपल। तो जब आप बड़े बनोगे, आप आईएएस बनोगे, तो आप उस समय ये कांड कर सकते हो, क्योंकि सर यहाँ पे ये परिषद भी बना है यहाँ पे मोतिहारी में, मुझे लगता है शायद एक परिषद बना तो है हवाई अड्डे के पास, बड़ा सा बना है ना, पता नहीं विधान परिषद है क्योंकि जो उन लोग के लिए है जो बहुत सारे अलग अलग लोग हैं। हाँ अब समझो ध्यान से, देखो इधर, तो ये याद रखिएगा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, हम इसको परमानेंट तो नहीं रखेंगे। देखो परमानेंट जनरली बोलने का रीजन अलग है, लेकिन अभी दिमाग में रखोगे कि 5 साल के बाद ये भी रिन्यू होगा और 5 साल के बाद ये डिसाइड होगा कि इसको फिर आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। याद रखिएगा ये भी बाइंडिंग नहीं है। अब वापस इधर देखिएगा तो लोकसभा परमानेंट कि नॉन परमानेंट? अरे सब ठीक हो ना? बोले तो मैं खा गया ना सब। लोकसभा क्या? नॉन परमानेंट। कितने साल के लिए? 5। राज्यसभा परमानेंट। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एसएलए परमानेंट और एसएलसी नॉन परमानेंट। दिमाग में रखिएगा भी नॉन परमानेंट है, एसएलसी में भी परमानेंट नहीं बोलिएगा। रुक जा अभी समझो, मैं इसलिए वापस रिपीट किया, उसको थोड़ा ध्यान रखना। अभी के लिए आप एसएलसी में देखो, जनरली क्या होता है जहां जहां एसएलसी है आमतौर पर ऐसा होता है कि जो इस बार किया है रिन्यू होकर मैक्सिमम टाइम वो लोग आता है, तो इनडायरेक्टली हम ये देखते हैं कि ज्यादातर लोग वही रिपीट होते हैं, लेकिन प्रोसेस वाइज आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि वो परमानेंट ही होगा। ये दिमाग में रखिएगा, क्योंकि उसमें ज्यादा लांग लपट किया ही नहीं जाता है। कितने लोग को लाओगे और टीचर लोग उतने इंटरेस्टेड भी नहीं होते हैं कि सब 1 से 10वीं के टीचर आके वोट दें फिर नए नए लोग को चुने, वो पॉसिबल थोड़ा नहीं हो पाता है। बट फिर भी आपके दिमाग में क्या रखना है, यहाँ पे एक्सेप्शनली एसएलसी परमानेंट नहीं होगा। और दूसरा वर्ड क्या कि सर सेंटर पे बाइंडिंग नहीं होगा। प्लीज नीचे आना। और उसके बाद 4th फैक्टर एज, दिख रहा है एज? लोकसभा का मिनिमम क्या है? 25, और लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में 5-5 ऐड करते जाओ, तो राज्यसभा में कितना? 30, और विधायक का कितना? 25। और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में देखो कभी भी डिफाइंड एज नहीं है, उसका अलग तरीका है। इसका मतलब नहीं कि 18 साल लड़ रहा है, तो जनरली वो एसएलसी में भी होगा तो मान के चलो कि 25 प्लस तो होगा ही होगा, वहां डिफाइंड एज होता नहीं है। मिनिमम कितना है? 25। मान के चलो आप विधायक के इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, बस आप 25 साल के हो जाइए। आप लोग सर हो कैसे जाएं?
सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, आजकल तो बहुत कुछ चलता है। तो सर बहुत लोग ऐसे हैं जो 18 साल वाले हैं, 25 साल का सर्टिफिकेट बना के घूम रहे हैं। शकल देख के ये लगता है क्या अरे भाई कब 25 साल का हो गया आ रहा समझ में। और कुछ लोग 30 साल के लेकिन लगते हैं 18 साल के, तो फिर उनका आधार कार्ड चेक करवाना पड़ता है। अरे ऐसा भी कुछ लोग होगा देखना कि बहुत बड़े होंगे लेकिन लगेगा नहीं, उनके घर में जाएंगे तब पता ये तो 42 साल का है। समझ में आ रहा है? खैर आइए नेक्स्ट, ये 25 हो गया, राज्यसभा कितना हो गया 30, ये कितना 25 और इसका नॉट डिफाइंड। सुन पा रहे हो? तो सर अगर आप 25 साल के हो गए हैं तो विधायक के चुनाव में अभी हाथ आजमा सकते हैं, लात नहीं हाथ, सॉरी ठीक है। आगे नेक्स्ट, उसके बाद एज के बाद स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ दिख रहा है। अच्छा स्ट्रेंथ पे थोड़ा सा आप दिमाग में रखेंगे, मैं स्ट्रेंथ उस समय के हिसाब से बता रहा हूँ, हालांकि अभी इस बार फिर लोकसभा का इलेक्शन जब 24 का होगा उसके पहले से बहुत कुछ अपडेट आ जाएगा, लेकिन अभी जितना उसमें बता दो उतना दिमाग में रखना, ठीक है। पहला देख लो 550 मैक्सिमम होना चाहिए, पहले दिमाग में रखना मैक्सिमम कितना 550। उस 550 में से देखो क्या लिखा है, दो ठो जो सीट है उसमें एंग्लो इंडियन के लिए है। एंग्लो इंडियन समझ रहे हैं, ओ अंग्रेज, एंग्लो मतलब होता है अंग्रेज, ओ अंग्रेज, रंगरेज नहीं अंग्रेज, ओ अंग्रेज जो अंग्रेज छोड़ के तो चले गए लेकिन वो लोग यहीं रह गए। अंग्रेज जब भारत छोड़ा तो कुछ अंग्रेज यहीं पे बोला कि भारत है ठीक है, उन लोगों से बेकार, तो कुछ लोग यहाँ पे रह गए, तो उनके लिए भी वो 2 सीट रखा गया। सर देखो इंडिया कितना ख्याल रखता है, वो जो हमको इतना सताया हम उसके लिए भी सोचते हैं, कोई दूसरा देश नहीं सोच सकता है। समझ पा रहे? नीचे ये नेक्स्ट, तो मैक्सिमम कितना होना चाहिए 550। इसमें करंट में देखना 545 लिखा हुआ है, उसमें से 2 हटा दो एंग्लो इंडियन के लिए और बचा कितना 543। तो अभी आप दिमाग में रखो, मैंने कल जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पिछले क्लास में पढ़ाया था, जो पढ़ाया था ना, उसमें 543 ऐड किया था मैंने, 545 नहीं, क्योंकि एंग्लो इंडियन के लिए वो 2 सीट छांट के तब हमने इंक्लूड किया था। मैं इसलिए उस समय कल नहीं बताया, क्योंकि कल बताता तो समझ में नहीं आता, आज ये बता रहा हूं तो आज आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो उस दिन बताता क्योंकि वहां, इसलिए जो चीज जिस समय बताया जो उस समय उतना ही लीजिए, उस समय ज्यादा सबको खिचड़ी मत पकाइए, कोई सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ने में मजा है। तो खैर 550 सीट मैक्सिमम होने चाहिए, 545 में करंट में है, 545 में से 543 क्या है इलेक्टेड और 2 क्या एंग्लो इंडियन, वो एंग्लो इंडियन के लिए सीट रिजर्व है तो हम उनको चुनेंगे उसमें से नहीं, ठीक। अच्छा राज्यसभा में आ जाओ, मैक्सिमम 250, करंट में 245, सुन पा रहे हो? अब एसएलए में जाओ तो एसएलए में क्या है, अपने हिसाब से हर राज्य का सीट अपने एरिया, पॉपुलेशन, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है कि कितना होगा कितना नहीं होगा। फिर भी एक रफ आइडिया है 60 से 500 के बीच दिख रहा है, अरे है ना, तो 60 से 500 के बीच दिख रहा है। स्मॉल स्टेट्स के लिए और भी कम, लाइक सिक्किम, पार्लियामेंट की सीट डिसाइड करेंगे इन ऑल। अब कुछ राज्य जो बहुत छोटे हैं जैसे सिक्किम है, तो सिक्किम ही तो बहुत छोटा है, और सिक्किम पढ़ाया था ना, या तो नहीं जी रहा सिक्किम, तो सिक्किम तो काफी छोटा है, तो सिक्किम में तो सर सेंटर ही डिसाइड एक तरीके से लगभग कर लेती है कि बेटा कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, बट फिर भी राज्य के एरिया और पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है कि वहां पे कितने विधायक के सीट होंगे, कितना लेजिस्लेटिव जो आपका कितना आपका वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा, ये सब कुछ उसके राज्य पे डिपेंड करता है। सुन पा रहे? अरे है ना। तो अभी मैंने 3-4 चीज बताया। पहला लोकसभा, सोचो एक कहने के लिए एक ही पेज है ये, अभी खींचते जाओ, इस एक पेज में बहुत कुछ आएगा। लोकसभा, राज्यसभा, एसएलए, एसएससी, कोई दिक्कत? नो सर। अब लोकसभा में सबसे पहले ये सोचो कि मोड ऑफ इलेक्शन क्या होगा, डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट? डायरेक्ट मतलब हम खुद चुनते हैं, तो सर राज्यसभा में क्या खुद चुनते हैं? नहीं, तो वहां क्या होगा इनडायरेक्ट। अब लोकसभा को एसएलए से कनेक्ट करो और उसके बाद फिर यहां तक, ठीक, बहुत बढ़िया। अब उसके आगे नेक्स्ट आओ, मोड ऑफ इलेक्शन के बाद दूसरा क्या था, हाउस होना चाहिए कि नहीं, तो सर लोकसभा होना ही चाहिए, राज्यसभा होना चाहिए, एसएलए होना चाहिए, एसएलसी कंपलसरी नहीं है, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तीसरा, अब क्या उसके बाद एज, ए से पहले कुछ और बोला था ना, परमानेंट, तो सर परमानेंट है कि नहीं है, तो लोकसभा परमानेंट नहीं है, राज्यसभा है, एसएलए, एसएलसी नहीं है, यहां तक ठीक। आगे आओ, एज के बाद अब आएंगे तो 25, 30, 25, उसके बाद नॉट डिफाइंड। अब जरा नीचे आ जाओ, स्ट्रेंथ 550 लोकसभा में, जिसमें से अब 545 करंट में अवेलेबल है, और उसमें से 2 एंग्लो इंडियन के लिए है, तो टोटल अभी सीट हमारे पास 543। आप राज्यसभा में जाओ 245, मैक्सिमम कितना होगा 250। अभी जस्ट कुछ देर बाद, इस इलेक्शन के बाद, अभी आप सुने होंगे कि पार्लियामेंट बन रहा है, ठीक है, नया पार्लियामेंट का डिजाइन जो है बन रहा है, जिसको टाटा को दे भी दिया जा चुका है उसका टेंडर, बहुत सारा बन भी गया है विस्टा प्लान।
तो क्यों बन रहा है, नहीं बन रहा है, अभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि हमारा पॉपुलेशन सेंसस मैंने बताया था प्रेसिडेंट इलेक्शन में, कब का होता है, 1971 का। मतलब 1971 में जो पॉपुलेशन काउंट जो था उसके हिसाब से होता है। अब हमारा पॉपुलेशन बदलने वाला है, बदल चुका है, और हमारा क्राइटेरिया भी बदलने वाला है। तो सर जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो विधायक का और एमपी का सीट भी तो बढ़ेगा, और जब सीट बढ़ेगा तो पार्लियामेंट होना तो चाहिए घर में बैठने के लिए। सुन पा रहे हो? तो पहले का तो पार्लियामेंट उसी हिसाब से बनाया गया जितना सीट था, या हो सकता था मैक्सिमम इतने सालों तक। बट अब तो सर 1000 के पार चला जाएगा मैक्सिमम लोकसभा का, 1000 से पार, और राज्यसभा का सिमिलरली उसी तरह से। तो जब 1000 से पार जाएगा तो पार्लियामेंट बैठने के लिए तो होगा ना सर। और नेता लोग अपने बैठने के लिए इंतजाम नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? आप बस खड़े रहिए। आ रहे समझ में? तो पार्लियामेंट जो होता है वो हर राज्य के राजधानी में वहाँ पे स्थित होता है। हर देश के राजधानी में, हाँ देश के राजधानी में, राज्य के राजधानी में, राज्य के राजधानी में जो होगा वो राज्य से रिलेटेड होगा। देखिए संसद 2 है, संसद में क्या, इसलिए मैंने बोला इधर समझ लो, बेसिक आ गया था दिमाग में। मैंने बोला संसद सोचो केंद्र में, तो मैंने केंद्र में क्या बोला, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। राज्य में क्या बोला, SLA प्लस SLC प्लस गवर्नर, तो उनका अलग होगा। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं पार्लियामेंट, और बेसिकली सेंटर की बात कर रहे हैं, तो सेंटर में तो पार्लियामेंट एक ही होगा, और एक ही पार्लियामेंट होगा जिसमें ये सारे MPs सारे बैठेंगे। सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल जाएगा। जो स्टेट का भी है तो स्टेट के कैपिटल में ही हमेशा प्रायोरिटी दिया जाता है। अच्छा अगर आप सोच के देखो, अगर राजधानी को ही हम अगर ज्यादा महत्व नहीं देंगे तो राजधानी किस काम का? वो तो बात वही हो गया ना फिर, कि मोतिहारी भी उतना ही बराबर, पटना भी उतना। पटना क्यों हम उसको ज्यादा बोल रहे हैं? क्योंकि मैक्सिमम सारा कुछ पावर वहीं पे है, हाई कोर्ट वहीं है, आपका सारा कुछ वहीं है। तो जब वहां होगा तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। वही हाई कोर्ट, वही सारा कुछ ले जाके मोतिहारी में लगा दीजिए, मोतिहारी पावरफुल हो जाएगा, बात खत्म। समझ पा रहे? देखिए सीधा सा बात है, आप IAS हो पावरफुल हो, आप IAS नहीं हो कॉमन इंसान, तो आप IAS बन जाओ, पावरफुल हो गए। IAS नहीं बनो, सिविल आदमी हो, बात खत्म। सुन पा रहे हो? नीचे आ जाओ। नेक्स्ट स्ट्रेंथ के बाद आ जाओ कंपोजिशन, ये इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है लोकसभा में? तो लोकसभा में ऑल स्टेट्स प्लस ऑल यूनियन टेरिटरीज दिख रहा है सर। लोकसभा के अंदर तो सब आ गया ना, केंद्र के अंदर तो सब आ गया, क्या केंद्र शासित प्रदेश भी और सारे राज्य भी। आइए जरा नेक्स्ट। अच्छा उसमें लिखा होगा विथ लेजिस्लेचर और विदाउट लेजिस्लेचर। मैंने बोला था कल, ऐसे 3 केंद्र शासित प्रदेश जहां पे चीफ मिनिस्टर भी हैं, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर। मतलब जहां पे केंद्र शासित प्रदेश तो है लेकिन वहां पे चीफ मिनिस्टर भी चुने जाते हैं, तो 3 हैं, ये दिमाग में रखिएगा। राइट में है ना? राज्यसभा में इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट, सो ऑल स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरी विथ स्टेट लेजिस्लेचर, ये दिमाग में आपको रखना है। राज्यसभा में विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर वालों को नहीं चुनोगे आप। सुनना ध्यान से, केंद्र में क्या है? केंद्र में सब है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो कुछ भी हो, केंद्र में सब आ गए। अरे सर सीधा सा बात है, दादाजी के तो सारे बच्चे पोते सब दादाजी के हो गए एक से एक। लेकिन सर जब आप उसके बाद आते हो तो पापा पे आओगे, तो पापा के आओगे तो दादाजी तो छूट गए ना, तो पापा के अंदर तो ही आप बच्चे आए। तो सर ये जो सिचुएशन है वही समझना इधर, कि केंद्र में 2 चीज होगा। क्या? यहाँ पे सब कुछ होगा, राज्य चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो, चीफ मिनिस्टर हो चाहे नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा अगर आप आते हैं राज्यसभा में, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि राज्यसभा में आओगे तो आपको ऑल स्टेट्स तो होगा, सारे राज्य, प्लस यूनियन टेरिटरी होंगे, लेकिन सिर्फ वही होंगे जहां पे चीफ मिनिस्टर भी होंगे। तो यूनियन टेरिटरी में चीफ मिनिस्टर कौन कौन होंगे? जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी। यहां तो कोई तकलीफ? आगे बढ़े। अब सर आना इधर SLA में, सोच लो ऐसे ही नॉर्मल SLA में सोचोगे तो क्या मिलेगा? विद इन द स्टेट। अब राज्य के अंदर जितना सारा है वो सब राज्य के अंदर ही आएगा। SLC में आ जाओ तो विद इन द स्टेट, वो भी राज्य के अंदर है। जहां जहां स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा वहां पे वो होगा, बात खत्म। नीचे आइए, क्राइटेरिया, ये इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला, और थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला जाओ। अरे बोर तो नहीं हो रहे? लोकसभा में दोनों हो सकता है, मतलब विद लेजिस्लेचर और विदाउट। हाँ मतलब लोकसभा केंद्र, मतलब आराम से केंद्र मतलब सब कुछ, और राज्यसभा में जाओगे तो सिर्फ वही यूनियन टेरिटरी जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर है, और वो 3 ही। एकदम बारीक से बारीक चीज क्लियर करके चलना, तभी मजा आएगा पॉलिटी में। नेक्स्ट आ जाना नीचे। अब एक क्राइटेरिया, हाउस के आप या तो इलेक्टेड मेंबर होंगे या नॉमिनेटेड मेंबर होंगे। बात तो 2 है ना सर, हमने बिठा तो दिया इनको,
लेकिन अब कौन इलेक्टेड है कौन नॉमिनेटेड है उसके अंदर भी देखना है। तो पहले आ जाओ लोकसभा में, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये छोड़ देना क्राइटेरिया में। उसके बाद इलेक्टेड कितने हैं 543। अच्छा ये 543 को वोट देके ही चुनेंगे ना, एंग्लो इंडियन को छोड़ दो, वो एंग्लो इंडियन का 2 पोजीशन ही हटा दो। इलेक्टेड कितने होंगे 543, सीट टोटल मैक्सिमम 550 जा सकता है, करंट में 545 है, उसमें से 2 किसका है एंग्लो इंडियन, और बाकी इलेक्शन कितने पे होगा 543 पे, मतलब 543 एमपीज टक्कर करेंगे पूरा ऑल ओवर इंडिया से, वो चुन के वहां पे जाएंगे। नीचे आओ, इलेक्टेड 543 और नॉमिनेटेड कितना हो गए 2, तो एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाएगा। तो क्वेश्चन पता है क्या पूछा था, ये पूछा था कि क्या लोकसभा कंप्लीटली इलेक्टेड बॉडी है या नॉमिनेटेड बॉडी है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखना याद रखिएगा, सुना ध्यान से, मतलब क्या लोकसभा पूरा इलेक्टेड बॉडी है या, बट सुनो जैसे मैंने आपको प्रियम्बल पढ़ाया था तो बोला था आर वी सोवरीन, यस वी आर सोवरीन बट द वे वी आर सोवरीन इज टोटली चेंज्ड। मैंने बोला कि हाँ लोकसभा इलेक्टेड बॉडी है एक्सेप्ट टू, ये नहीं बोलोगे नो। अरे नो कैसे बोल दोगे आप, क्योंकि सर आप मेजोरिटी सोचो, 545 में से सिर्फ 2 की वजह से आप किसी पूरे को खारिज नहीं कर सकते हो। तो लोकसभा इज ए इलेक्टेड बॉडी एक्सेप्ट द 2 सीट्स फॉर एंग्लो इंडियन, ये वर्ड यूज करना है एक एक चीज बारीकी से, नहीं तो सीधा मुंह उठा के बोल दिए नहीं सर इलेक्टेड बॉडी नहीं है, पूरा एकदम बेड़ा गर करके आओगे और बोलना सर हमको पढ़ाए हैं, सौरभ सर पढ़ाए हैं हमको, उसके बाद बोलेगा उनको भी लेके आओ, ठीक है दोनों को चेपेंगे। नीचे आओ नेक्स्ट, अब नीचे आइएगा, उसके नीचे लिखा है एक एक चीज बारीकी से लिखा है। फर्स्ट एंग्लो इंडियन एंसेस्टर यूरोपियन होने चाहिए, ये तो कंडीशन है। यूरोपियन समझ रहे हो, यूरोप वाले, तो एंग्लो इंडियन अगर यूरोपियन होने चाहिए एंसेस्टर, मतलब वही यूरोपियन जो चले गए और यहाँ पे क्या है कुछ लोग गए कुछ लोग रह गए। नीचे आइए, दूसरा होगा तो नहीं, इसलिए तो वर्ड यूज किया गया एंग्लो, समझ पा रहे। और एंग्लो मैंने पहले बोला था, एंग्लो मतलब क्या ब्रिटिश, सुन पा रहे हो, नहीं बिल्कुल नहीं, अमेरिका को मार के उसको घुमाएगा, कोई भी नहीं होगा। बस नीचे आइएगा, अब एंग्लो इंडियन के 2 सीट्स हटा दिया गया है बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिकॉज इट अफेक्ट द स्टेट, सो एलएस इज प्योरली इलेक्टेड बॉडी नाउ। अब ये 2 सीट जो बचा था, तो चूंकि ज्यादा खास लोग थे नहीं और ऐसा लगने लगा था कि 2 सीट से कुछ ज्यादा होना, और इंटरेस्टेड भी नहीं थे, एंग्लो इंडियन भी इतने नहीं थे, अब फिलहाल में इंटरेस्टेड भी नहीं है कि हम उसमें पार्टिसिपेट करें। अच्छा उस समय जब गया था अंग्रेज, तब ना अंग्रेज अगर है तो है, मान लो उनका जनरेशन अगर समाप्ति हो गया एक तरीके से, जब गया छोड़ के तो बूढ़े लोग थे, उनके बच्चे उच्चे सब कहाँ चले गए, यूरोप रह गए यही लोग, इनका नेक्स्ट जनरेशन कोई आया नहीं। जब पॉपुलेशन ही नहीं है उनका तो सीट लेके क्या करोगे, अरे समझ पा रहे हो, मतलब आपके बेटा अब राजा है, राजा का कोई बेटा ही नहीं है, तो सर उसका सीट लेके क्या करेगा, बात खत्म। तो वही एक प्रॉब्लम है जिसको हमने हटा दिया कि एंग्लो इंडियन का सीट अभी प्रेजेंट में नहीं देंगे इसके बाद से। तो अब उसके अकॉर्डिंग हमें बोल सकते हैं कि लोकसभा इज प्योरली इलेक्टेड बॉडी, यहाँ एक्सेप्ट एंग्लो इंडियन अब नहीं लगाओगे तो काम चलेगा। और इस संशोधन करके हटाया गया कि 2 सीट अब नहीं रहेगा अंग्रेजों के लिए, अब सारा सीट किसका रहेगा, इंडिया का। भैया प्रीलिम्स में आएगा सीधा, आप डायरेक्ट क्या बोलोगे, नॉर्मल प्योर इलेक्टेड बॉडी अगर ऑप्शन में है तो प्योरली इलेक्टेड बॉडी मार के आओगे। हालांकि ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ये 2023 के प्रीलिम्स में ये जो भी क्वेश्चन पूछेगा ये 2023 के बाद ही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन फिर भी अभी आप यही डालोगे प्योरली इलेक्टेड बॉडी। अब जबकि इससे पहले संविधान संशोधन से पहले नॉट ए प्योरली, यस इट इज अ प्योरली इलेक्टेड बॉडी बट एक्सेप्ट द 2 सीट्स ऑफ एंग्लो इंडियन। अब वो एंग्लो इंडियन का सीट हटा दिया गया है, तो अब हम सिर्फ बोल सकते हैं प्योरली इलेक्टेड बॉडी है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये संशोधन जब होता है ना, हमेशा चेंज होता है, याद रखिएगा संशोधन जब भी होता है बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आता है, 2 सीट के वजह से बहुत कुछ होगा, याद रखिएगा। अब एंग्लो इंडियन का हटा दिए तो इलेक्टेड कितना होगा 545, अरे है ना, अब उस 2 पे भी तो धुआं कचड़ी होगा ना, तो उस 2 के लिए 2 भी तो हमको एमपी चाहिए। अब वो 2 एमपी को 60 गांठ, और उसमें फिर वही होता है सारा पॉलिटिकल राजनीति। और अभी आपको देखने को मिलेगा प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन अभी हो रहा है, अभी होने वाला है, उस इलेक्शन में होने वाले में ये सारा कुछ अभी आपको समझ में आएगा, एकदम लगेगा एकदम चल रहा है मूवी की तरह, आप देखना अभी
सुनते जाओगे ना आपको तब समझ में आएगा कि ये मुर्मू जी को सपोर्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसको कितना वोट चाहिए, कितना सीट चाहिए, सारा कुछ समझ में आएगा। नहीं तो अभी प्रेसिडेंट इलेक्शन हो जाता और बाद में समझ में अच्छा कोई बन गया है, नहीं चाहिए। नॉमिनेटेड राज्यसभा में आना 245 में से 233 वो तो इलेक्टेड होगा, लेकिन 12 नॉमिनेटेड होगा। 12 कितना होगा? अब सर यहां ध्यान से देख लेना, ये 12 नॉमिनेटेड होगा, मतलब 12 को अपॉइंट किया जाएगा। तो इसका 12 वो कौन लोग होंगे, तो इसका क्राइटेरिया क्या होगा? लास, LASS। सर बोलोगे सर सुबह सुबह क्या बोल लो, लास, अरे समझ में? तो लास एल मतलब क्या? लिटरेचर, कोई साहित्य में बहुत अच्छा हो, और साहित्य सिर्फ हिंदी नहीं, वो किसी भी साहित्य में अच्छा हो तो उसको हम बना सकते हैं राज्यसभा का मेंबर। जैसे सचिन तेंदुलकर को मान लो बना दिया गया, जयाप्रदा को बना दिया गया, फिर इसको बना दिया गया। अब आएंगे क्या क्या, अरे अब उनके बारे में बताऊंगा, उनके बारे में तो बहुत हुआ है। लिटरेचर के बाद है आर्ट्स, इसलिए बोलते हैं आर्ट्स पढ़ो, अरे समझ में? अच्छा आर्ट्स मतलब सिर्फ ये मत समझना हिस्ट्री ज्योग्राफी, आर्ट्स सारा चीज हो गया, हैंड राइटिंग, क्राफ्टिंग, अलग अलग तरीके का डिफरेंट टाइप्स का कार्टून बनाते हैं ना, कचरे से कुछ लोग नया बना दिए। उसके बाद साइंस, और मैंने बोला था साइंस मतलब सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं। और उसके बाद सोशल सर्विस। अब कुछ लोग हैं ना जो सर सिर्फ समाज का सेवा करते हैं, वाकई दिल से करते हैं, उनको ज़्यादा कुछ मतलब होता है। मदर टेरेसा मान लो, जिसने अपने जीवन ही लगा दिए। मदर टेरेसा का नाम तो हम सुनते हैं, मदर टेरेसा का भी मैं आप लोगों को पढ़वाऊंगा बायोग्राफीज, उसका भी मैं आप लोगों को पढ़वाऊंगा। तो मदर टेरेसा से सोशल सर्विस, तो आप सोच के देखो क्या मदर टेरेसा को बनाया जा सकता था राज्यसभा का मेंबर? बनाया जा सकता था, क्या नहीं बनाया जा सकता था? अच्छा सचिन तेंदुलकर को मुंह उठा के बना दिया गया, सचिन तेंदुलकर को किस हिसाब से बनाया गया सोच के बताना मुझे अभी। या तो आर्ट्स में आएगा या साइंस में आएगा, लेकिन ज्यादा चांसेस किस में है? आर्ट्स में आने का। साइंस मैंने क्या बोला था? विज्ञान। विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान, किसी भी चीज में विशेष ज्ञान को विज्ञान बोलते हैं, खाली फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को नहीं विज्ञान बोल देंगे। अरे समझ में? अगर आपको सर फुटबॉल में सबसे ज्यादा ज्ञान है तो आपको भी साइंस आता है, समझ रहे हैं आप? अगर आपको दौड़ना सबसे बेहतरीन तरीके से आता है तो आपको भी साइंस आता है। विज्ञान मतलब है, विज्ञान मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये नहीं होता है। आगे नेक्स्ट। अब ये सर 4 फैक्टर अगर हो, इन चारों में से अगर आप अच्छे हो किसी में भी, तो सर आपका पूर्ण बहुमत बनता है कि राज्यसभा के मेंबर आप बन सकते हैं। अच्छा तो अगला आप ही लोग में से कोई हो जाए क्या? याद रखिएगा एक बात, अगर आपको किसी फील्ड का एक नॉलेज हो तो उस फील्ड में आपको महारत हासिल होना चाहिए। अरुण जेटली को सर मैंने हार गया, वो इलेक्शन से कभी जीते ही नहीं पार्टी, लेकिन सर अरुण जेटली को वित्त मंत्री बना दिया गया, फाइनेंस मिनिस्टर। और किस बिहाफ पे? क्योंकि कभी भी मंत्री बनाने से पहले आपको एक बार होना तो चाहिए, वो कंडीशन मैं बताऊंगा। सर उनको क्या बोला? सर आपको इकोनॉमिक्स का भरपूर नॉलेज है, इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्री हैं आप, अर्थशास्त्री नहीं अर्थशास्त्री। तो सर अब अगर अर्थशास्त्र आपको बहुत अच्छे से आता है तो आपका स्वागत है। और आरा प्रावधान दिया हुआ इधर लास्ट का मीनिंग समझ रहे हो? तो लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस, सोशल सर्विस। एक बार और रिपीट कर लो, पहला लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस, सोशल सर्विस। इन चारों फैक्टर में से कोई भी चीज में आप अच्छे हैं, ऐसा राज्यसभा के आप MP बन जाइए, बात खत्म। यहाँ तक ठीक। इसीलिए तो फिल्मी में आपको जितना, जैसे जावेद अख्तर भी है, जावेद अख्तर को बना दिया गया, जयाप्रदा है, सचिन तेंदुलकर है, बहुत सारे हैं, मुंह उठा के आ जाते हैं, बहुत लोग हैं। नीचे आइए नेक्स्ट। अब सर नॉमिनेटेड में 1, अब हम आते हैं SLA में। नॉमिनेटेड में 1 बट नॉट नाउ, सो SLA इज प्योरली इलेक्टेड बॉडी। नॉमिनेटेड में भी एक सीट रिजर्व किया जाता था पहले ट्राइबल्स या एंग्लो इंडियन से उन लोग के लिए, बट अब वो भी सीट हटा दिया गया है। तो जिस तरीके से लोकसभा प्योरली इलेक्टेड हो गया है, उसी तरीके से राज्यसभा SLA भी प्योरली इलेक्टेड हो गया। अच्छा इंटरेस्टिंग बात, SLC में क्या हो? तो SLC में खाली लगा देना क्लास, CLASS, वो अलग क्लास, समझ रहे हो? नहीं बोलते क्रिकेट में? अरे क्रिकेट में बोलते हैं क्या मारा है, गजब का विराट कोहली क्लास मारता है। तो सर अभी हम इस क्लास की बात अलग कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक जुड़ जाएगा, लास्ट तो रहेगा, मतलब लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस रहेगा, इसमें C जुड़ जाएगा। और C का फुल फॉर्म पहले देख के मुझे नोट्स में बताओ कि सब देख रहा है कि सब नहीं देख रहा है, देख के बताओ।
अब उसमें देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये क्या है कोऑपरेटिव, और ब्रैकेट में होगा स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट मतलब क्या है, 3 सूची मैंने बताया था, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉनकरेंट लिस्ट, मतलब ऐसे लिस्ट जो केंद्र सरकार में है, जो सिर्फ इस पे केंद्र ही कानून बनाएगा। एक ऐसा लिस्ट है जिसमें सिर्फ राज्य बनाएगा, और एक ऐसा लिस्ट है जिसपे केंद्र प्लस राज्य दोनों बनाएंगे, जिसको समवर्ती सूची आप लोग कॉनकरेंट लिस्ट बोलते हैं। सुन पा रहे हो? तो सर ये जो है हमने स्टेट लिस्ट क्यों डाला है, क्योंकि क्या हर राज्य में एसएलसी होगा क्या? अरे नहीं होगा ना। तो जिस राज्य में होगा उस राज्य पे ही तो डिपेंड करता है कि वो क्या क्राइटेरिया कोऑपरेटिव सोसाइटी का रखता है। सुन पा रहे हो? यहां पे क्या सेंटर कानून बनाएगा? नहीं सर, यहां सेंटर क्या है, आपको सिर्फ ये दिया प्रावधान कि बेटा अगर आप एसएलसी बना रहे हो तो कोई तकलीफ नहीं है, एसएलसी में ये जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी, उस बिहाफ पे भी किसी को भी आप एसएलसी का मेंबर बना सकते हो। सुन पा रहे हो? अरे है ना। तो लास्ट कहां? राज्यसभा में, क्लास कहां? एसएलसी में। याद रखना। तो ऐसे याद रखना, राजनीति में भी लाशें गिरती हैं, तो लाशें गिरती हैं तो राज्यसभा में क्या लाश, और एसएलसी में क्लास। समझ में आ रही है मेरी बात? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैं बता रहा हूं आपको, ट्रस्ट में सिर्फ इस एक टेबल से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएंगे, गारंटी में बता रहा हूं आपको। आप देखो ना, अगर मैं चाहता तो कैसे लिखवाता, ऐसे अलग हो जाता, कैसे देखो सोच के देखो, प्रेसिडेंट राज्यसभा ऐसे अलग अलग हो जाता, फिर क्या लिखवाया जाता है, ऐसे छपवाने का तरीका है। देखो दोनों तरीका है छपवाने का। क्या लिखिए, क्या पहले लिखिए मोड ऑफ इलेक्शन। अच्छा पहले लिखेंगे आप इलेक्शन, तो सर इसमें डायरेक्ट ये तो टेबल में आपको एक टेबल में हो गया। शब्दों में लिखिएगा तो यहाँ पे निर्वाचन संख्या डायरेक्ट होता है, यहाँ पे निर्वाचन डायरेक्ट, यहाँ इनडायरेक्ट। अब सोच लो कितना लंबा जाएगा। अरे है ना। अब यही टीचर लोग क्या करते हैं पता है, इसी चीज को क्लास में चिपवा देंगे और आपको महसूस कराएंगे क्या कि वाह देखिए हम इतना देर से पढ़ा रहे हैं। आप सोच के देखिए वो पढ़ाया क्या है, आप कितना देर पढ़ रहे हो उससे मतलब नहीं है, और लिखवाया जा रहा है, अभी लिख रहे हो, छाप रहे हो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? टेबल का यूज क्यों किया जाता है कि कम समय में, अरे आपको रिवाइज करना है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, आपको सिर्फ लिखना थोड़ी है। और एग्जाम क्वालिफाई करने, रिवीजन करने से पहले आपके पास सर होगा नहीं, टॉपर्स के पास तो 15-15, 16-16 घंटा कम पड़ेंगे आपको रिवीजन करने में। तो आपको तो कुछ ऐसा बना के रखना जिससे आप क्विक रिवीजन करो। अब टेबल एक बार देखोगे, इधर इधर रटना भी नहीं है, खाली क्या देखोगे, मोड इलेक्शन, एज क्या है, एज के हिसाब से कंपैरिजन देखो, फिर उसका क्राइटेरिया क्या है, हो गया बात खत्म। बाकी आपको अपने आप याद आएगा, लास्ट क्लास सब याद आ जाएगा, एज याद आ जाएगा, परमानेंट है कि नहीं सब याद आ जाएगा। सुन पा रहे हो? इसी चीज को हम भी चाहते तो सर 5 पेज में चिपवा देंगे, बात समझ में आ रहा है। लेकिन ये मैंने बार बार बोला, ये एक टेबल का मेहनत आप जाके बना के कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? अच्छा ओवरऑल पहले एक बार राइट साइड में देख लो। Here cooperative society because 1/3 member it comes under SL state list comes from local bodies, सरपंच जिला परिषद लोग चूज करेंगे एसएलसी में, क्योंकि सर एसएलसी में जनरली लोकल पीपल होंगे शामिल। अभी बताऊंगा इसको, एसएलसी में लोकल पीपल का शामिल ज्यादा होगा। अभी मैं एसएलसी पे ही आने वाला हूँ, इधर मेरी तरफ देख लेना एक बार और सभी लोग। मैं एक चीज को 10 बार या 20 बार रिपीट करने के पीछे कारण ये है कि आपका सर फुल अटेंशन हो जाए, प्लस इतनी बार रिविजन हो जाए कि दिमाग तक पूरा पहुंच जाए, नहीं तो एक बार में खत्म किया जा सकता है इसको। सुन पा रहे हो सब? अच्छा आप जरा महसूस करना, सिर्फ रटना मत। देखो एक ही बार पहले पार्लियामेंट याद रखो, और पार्लियामेंट के बाद नेक्स्ट सीधा आओ टेबल पे, महसूस करो टेबल बोर्ड पे है, लोकसभा, राज्यसभा, एसएलए, एसएलसी कर लो। इधर फैक्टर दिमाग में रखो। तो पहला फैक्टर क्या था कि इलेक्शन कैसा होगा, मोड ऑफ इलेक्शन। तो पहला में होगा डायरेक्ट, तो उसको एसएलए में भी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, उधर इनडायरेक्ट प्लस डायरेक्ट कर दो। उसके बाद आओ कि सर क्या होगा, हाउस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो सर जहां जहां होना चाहिए होना चाहिए देख लो, 3 में होना चाहिए, 1 में क्रॉस, बस इमेज बना लो। अब उसके बाद आओ नेक्स्ट, अब क्या, एज से पहले एक और भी चीज था, परमानेंट। तो सर परमानेंट क्या है, तीनों में से सिर्फ राज्यसभा परमानेंट होगा, बाकी और तीनों नहीं होगा। अब आगे आओ नेक्स्ट, एज 25, 30, 25, उसके बाद नॉट डिफाइंड, यहां तक ठीक। अब आगे आओ नेक्स्ट, अब क्या एज के बाद, बताओ पहले कंपोजिशन समझो कि कितना कितना सीट है। तो सर 250 मैक्सिमम जा सकता है, कहाँ, हाँ तो 550 लोकसभा में, 250 राज्यसभा में। अभी हम प्योरली इलेक्टेड बॉडी कह सकते हैं क्योंकि एंग्लो इंडियन का सीट हटा दिया गया है, तो करंट में हमारे पास 545 हो गया, यहाँ तक ठीक है। और सर 245 कहाँ हो गया, राज्यसभा में।
तो राज्यसभा में 245 हो गए और लोकसभा में 545। यहां तक ठीक? आगे सर, अब उसके बाद अगर आएंगे तो नॉमिनेटेड करने का अलग अलग तरीका है। तो यहाँ प्योरली इलेक्टेड बॉडी है, तब तो प्योरली इलेक्टेड होगा ही होगा। क्या क्या होगा? तो केंद्र के अंदर सारा राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश, जहां पे प्रेसिडेंट हो नहीं हो, सॉरी चीफ मिनिस्टर हो नहीं हो, सब होगा। और राज्यसभा में क्या होगा? वही होगा सर। अच्छा, राज्यसभा में ऐसा क्यों है कि सर जहां पे स्टेट लेजिस्लेचर हो, क्योंकि वही तो चुन के जाएगा ना। विधायक ही तो राज्यसभा के मेंबर को चुनेगा। विधायक को हम चुन रहे हैं और विधायक किसको? राज्यसभा के मेंबर को चुनेगा, एमपीज को चुनेगा। अब आगे आओ, नेक्स्ट नीचे आएंगे तो सर नॉमिनेटेड के लिए पहला है राज्यसभा में लास और एसएलसी में क्लास। बाकी इधर दोनों में तो इलेक्शन होगा ही होगा, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। अब इसके आगे पूरा का पूरा टेबल एक बार अगर आप स्कैन करते हो तो आपको दिमाग में आ जाएगा, है ना। और उसके बाद जानते हो आप यही चीज जाके पढ़ने जाओगे लक्ष्मीकांत में तो 15 पेज में समाप्त होगा। मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको, 15 पेजेस आप देख लेना। और ये कहने वाली बात है नहीं, आप खुद ओपन करके देख लेना और आपको लगेगा इतना पेज दिया हुआ है। और बेसिकली वो सारा का सारा सर यहाँ मेहनत का एक पेज में आपका काम हो गया, इसीलिए आप जल्दी पढ़ जाओगे। सुन पा रहे हो? अब आ जाओ नेक्स्ट। अब यहां पर मैं थोड़ा एसएलसी को समझाने वाला हूं और एसएलसी को समझा दूंगा तब आपका काम हो जाएगा। जरा पेज नंबर 138 पे आइए। आ गए? चलो 138 पे आएंगे तो 2-3 चीजें आपको जीवन में आनंद फिर से मिलेगा। तो पहला आनंद देखिए क्या है। 138 में एसएलसी में इसी तरह से लोग आते हैं कि बगल में देखना क्या क्या लिखा हुआ, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/6 दिख रहा है। ये क्या है मैं समझा देता हूं, समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो 1/3 दिख रहा है आपको, बोलते जाओ कितना बार है 1/3 और प्लस ठीक है। अगर इन सब को जोड़ोगे तो बराबर आएगा कितना? बटा का जोड़ आता है ना, तो बटा का जोड़ आता है तो जोड़ लेना। तो फिर नीचे क्या एलसीएम लेते हैं ना, तो 12 ही हो जाएगा, है ना। बाकी इधर से करते तो 3 चक्का 12, तो इधर हो गया क्या 4 प्लस 4, फिर 12 में जाएगा तो प्लस क्या होगा 1 प्लस 1 प्लस 2, कितना हो गया 4 4 8 2 10 11 1 12, 12/12 कितना हुआ? आ रहा समझ में? तो सर ये जो है टोटल आपको 1 में सोचो 1 भाग को कितने तरह से बांट दिया गया है। तो 1/3 1/6 क्या है समझ लो। पहले आ जाओ वहां पे देख लो एक बार नॉर्मल राइट में देखना, एसएलसी में लिखा है 1/3 इलेक्टेड बाय लोकल बॉडीज, मतलब जितने भी उसमें के एसएलसी में सीट है उसका 1/3 भाग लोकल बॉडी के द्वारा चुना जाएगा। सुनना ध्यान से। अब दूसरा, लोकल बॉडीज में बहुत कुछ आ जाएगा, आपका पंचायत आ जाएगा, आपका वो लोग जो इलेक्टेड बॉडी, मतलब वो इलेक्टेड है, वो नहीं मुंह उठा के सबको नहीं जाएगा। मतलब जैसे मुखिया इलेक्टेड हो गया मान लो, उसके बाद आपका विधायक बहुत दूर चला गया, और सरपंच हो गया, ये सब जो है, हाँ वो सब आ जाओ। दूसरा में आओ 1/3 इलेक्टेड बाई एमएलए बट नॉट फ्रॉम एमएलए। अच्छा ये ध्यान से देखना, 1/3 सीट पे और भी लोग होंगे, एमएलए मतलब एमएलए हो सकते हैं, लेकिन वो लोग नहीं जो सिर्फ एमएलए में से ही हो। देखो क्या करता है जानबूझ के राज्य सरकार, और इधर क्या करेगा, जो एमपी हार गया है, उसका केंद्र में हार गया है, या मान लो उस पार्टी का राज्य में हार गया है, उसको एसएलसी में जाके चुनाव लड़वा देता है। जबकि ये प्रावधान इसलिए अच्छा सोच के देखो ना, इसका मिसयूज नहीं हो जाएगा क्या? मान लो आपका पार्टी का मेंबर था विधायक, वो हार गया तो उसको कहां भेज दे? एसएलसी में। तो लगभग तो फिर ही गया वो पावर में। इसीलिए बोला गया कि सर विधायकों में से किसी को चुनना नहीं है, नहीं तो फिर तो वही बात हो गई, यहां भी सर वहां भी वही, एक जगह हारा दूसरी जगह बना दिया। अब जरा नीचे आओ, 1/3 इलेक्टेड बाई एमएलए बट नॉट फ्रॉम एमएलए, बिकॉज अगर आपकी गवर्नमेंट हारेगी देन एमएलए को एसएलसी में भेज देते थे लोग। जैसे हारती थी एमएलए जितने सारे थे कहां चले जाते थे? एसएलसी में। अब जरा नीचे आओ, 1/12 मेंबर इलेक्टेड बाई दोज जो 3 साल पहले ग्रेजुएट हो चुके हैं। सोचो सर, वोट देने के लिए 112 लोग ऐसे होने चाहिए, सॉरी 1/12 लोग ऐसे होने चाहिए जिसका ग्रेजुएशन 3 साल पहले फाइनल हो गया हो। अब जरा नीचे आओ, 1/12 इलेक्टेड बाई दोज जो पिछले 3 साल से 10th क्लास को पढ़ा रहे हैं। टीजीटी टीचर्स, वही वाले जो टीजीटी है ना, टीजीटी, ये टीईटी अलग है,
टीजीटीबी एक अलग होगा, मतलब सर प्राइमरी के लिए अलग आता है, फिर उसका सेकेंडरी अलग होता है। मतलब सोचो आप नीचे, अच्छा नीचे देखो 1/6 नॉमिनेटेड, 1/6 क्या है, नॉमिनेटेड होंगे। अच्छा कमाल की बात है, नीचे देखो गजब मैंने लिखा है, देखो वहां लिखा होगा, देखो गजब नहीं लिखा है क्या? गजब में लिखा है इलेक्शन कॉन्टेस्ट के लिए नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, बट वोट देने के लिए ग्रेजुएशन, टीचर एटसेट्रा ऐसा होना चाहिए। प्रिजनर्स कांट गिव वोट। सर अब जेल में जो लोग हैं, ये याद रखना, कुछ लोग बोलेंगे कैदी लोग वोट देंगे कि नहीं देंगे। सर कैदी वोट नहीं देगा। मैंने आपको वहाँ पे एक बात पढ़ाया था कि जब आपको इलेक्शन समय जो आचार संहिता लगता है, और उस समय जिन लोगों को अगर शक के बिहाफ पे पकड़ के रखा जाता है, उससे वोट दिलवाया जाता है, उसका हक है। लेकिन जिसपे सजा जो काट रहा है उसको क्या वोट दिलाओगे यार, आप समझ रहे हो? अच्छा कमाल की बात एक और सोच लो, यहाँ पे भी बहुत यूनिक है, जो सजा काट रहा है वो वोट नहीं दे सकता है, लेकिन वोट में लड़ सकता है, उसकी वाइफ। आप सोचो, हाँ मतलब अब वाइफ लड़ गई इलेक्शन में, अब वाइफ लड़ गई, भले जो भी कुछ है, हाँ। आप सोच के देखो आप कि सेम चीज क्या हुआ कि आप जेल में हो, आप वोट नहीं दे सकते, लेकिन आपकी पत्नी खड़ी हो गई है और वो जीत गई है। अच्छा उसके पत्नी के जब आप फॉर्म भरेंगे तो ये लिखा रहेगा पति कौन, वही जो कैदी, जो जेल, जो गुंडा है। आप सोचो क्या गजब का सिस्टम है, ये सब सिस्टम कुछ है जो गड़बड़ है। मेरी बात समझ में आ रही है? और एक बात याद रखिएगा, साइकोलॉजिकली हस्बैंड जैसा होता है वाइफ भी वैसी होती है। नहीं, पद टर्मिनेट नहीं होगा। पद टर्मिनेट नहीं होने का कारण ही है ना, क्योंकि लोग ने उसको चुन लिया है ना। बात यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या बोला, डेमोक्रेसी मतलब गधापन। डेमोक्रेसी बोला है, वर्ड यूज किया गया, और फिलॉसफी में कोटेशन है सबका, कार्ल मार्क्स का है, डेमोक्रेसी इज फुल ऑफ मासेस ऑफ द फूल्स। मूर्खों का सरकार और मूर्खों का ही जो मासेस है उसी का असर सब कुछ होता है डेमोक्रेसी में। और फूल्स क्यों बोला, क्योंकि मास लोग मूर्ख हैं। अब डेमोक्रेसी में कितने लोग चिल्लाने वाले हैं? आप जैसे समझदार लोग, मुट्ठी भर लोग हैं, कितना भी चिल्लाते रहोगे ये बिल विरोध है, ये बिल। सर वो आधा से ज्यादा लोग तो मूर्ख हैं, उनको समझ में नहीं आया, 60% पास करा लिया। कितने लोग हैं जो आपके सर वो है, रिसर्चर है, बहुत कम लोग। और रिसर्चर इकोनॉमिस्ट लोग को ये पता है कि देश की क्या स्थिति होगी क्या नहीं होगी, आम आदमी को पता नहीं, मैं फूल्स है उसको बना देना। अब अरविंद केजरीवाल क्या एजुकेटेड लोगों के वोट से जीतता है कि रिक्शा और ऑटो वाले के वोट से? तो रिक्शा और ऑटो वाले के वोट से जीतता है। एजुकेटेड लोग कहाँ उसको वोट दे रहा है? तो सर वो तो ऑटो वालों को बस बोला एक बार पानी फ्री, बिजली फ्री, उनके लिए तो बहुत मैटर करता है। तो डेमोक्रेसी में कभी भी, इसीलिए देखोगे आप, एजुकेटेड जब कोई डिस्कशन करेगा ना तो उसका ज्यादा उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है बोलने के लिए। आप कभी देखोगे जैसे कोई बोलेगा ना जो एजुकेटेड कुछ बोलना चाह रहा है, जैसे मान लो एक आईएएस ऑफिसर है जो रिटायर्ड होके रिजाइन करके पॉलिटिकल करियर बनाना शुरू किया, तो उसकी बातें जल्दी नहीं सुननी, नहीं लोग सुनेगा। जैसे यूपी में भी है, ठीक है, यूपी में जस्ट रिटायर मनी है, सब कुछ मणिकांत कुछ नाम है उनका, वो भी अपना किए, उनको सर ऐसे ही पकड़ के बांध दिया, इधर कर दिया, कोई प्लेटफॉर्म देने वाला नहीं है उनको, कोई नहीं, मजाक मतलब रह गया। और जो लोग कुछ नहीं है उनको पूरा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। सुन पा रहे मेरी बात? तो ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, बाकी लोगों को नहीं। तो ये भी सर बहुत बड़ा खैर है। नीचे है नेक्स्ट। हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमेशा, और वो सर भयंकर होता है, उसको कोई नहीं कर सकता, किसी के पास औकात ही नहीं कि सर वो ब्रेक कर लेगा, ना प्रेसिडेंट ना प्राइम मिनिस्टर, कोई नहीं। क्योंकि वो भी आपको पढ़ाऊंगा जब, अभी मत उससे पूछना, मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आगे पढ़ाऊंगा आपको। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसका सर किसी से लेना देना नहीं है, वो किसी को लपेटे में ले लेगा। ये आप कभी ये कहना मूर्खता है उन लोगों का जो बोलेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिक गया था, ये मूर्खता है, मैं बता दे रहा हूँ। वो इतना इंडिपेंडेंट बॉडी है ये, हालांकि मान के चलो कि इस दुनिया में हर कुछ बिकता है, बस कीमत अलग होता है, लेकिन फिर भी वो इंडिपेंडेंट बॉडी है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है तो सर वो लताड़ के रख देगा। फिर भी देखो, कोई आदमी कितना भी अगर करप्टेड भी हो ना, जब वो औंधे पे जाता है ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ, उसमें अलग लेवल का चेंज आ जाता है। कोई जैसे बोलते हैं लोग कि शादी के बाद ही बदल गया बा, और कोई कितना भी हरामखोर रहा हो अपने यंग एज में, शादी के बाद सब गायब हो जाता है। आप उसमें मैच्योरिटी आ जाएगी, वो मेहनत करने लगेगा, उस तरह से ये सोचेगा हम अपना परिवार का सोचो, जबकि आपको कहेगा देखा ना ये गाय बना तरह, आज से 5 साल पहले तो लोग के नाक में दम कर ले ना। आप समझ पा रहे हो? तो जब भाई आप हम ही लोग घर में,
और किसकी बात बोले भाई, ये लोग तो होता है हरामखोर। दूसरा कौन होता है कि सर वो बहन के नाक में दम किए रहता है, पूरे परिवार के नाक में दम किए रहता है, और जैसे ही सडनली हो शादी होती है और मेहनत करने लगता है तो लोग कहते हैं वाह। तो जब औहिंदा आता है ना, जब आपको पोस्ट मिलता है, भले कितना भी कह लो कि राष्ट्रपति बिका हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिका हुआ है, लेकिन जैसे ही आप उस पोस्ट, अच्छा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आप ही लोग बनेंगे, वो सर IAS ऑफिसर्स ही होते हैं जिनको एक्सपीरियंस और उसके बाद उनको वहां अपॉइंट किया जाता है, तो आप ही लोग बनेंगे। तो IAS ऑफिसर को क्यों बनाया जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? क्योंकि पहले ही ये क्या है, पॉलिटिकल से तो दूर है, मेहनत से आया है। अच्छा मेहनत से जो गरीब आदमी बन के गया है उसकी तो सर भले कुछ भी हो, कुछ ऐसा IAS ऑफिसर के हेकड़ी निकाल देंगे आपका। जहां करप्शन का नाम सुनते सुनते और घूस का नाम, कुछ लोग पागल हो जाते हैं, इतना मार मारेंगे आपको ना कि आपकी हैसियत खत्म हो जाएगी। तो वो क्या है, ये गरीब लोग मेहनत से गए हैं, इनको पता है। अब एक गए हैं जब, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जब जाते हैं तब इनको एक ही चीज़ पर रियलाइज़ होता है कि वो अपना भूलते नहीं है बैकग्राउंड हो, कि कहाँ से उठ के कहाँ पहुँचे। इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आगे पढ़ाऊंगा मैं, इंडिपेंडेंट बॉडी बनाना जरूरी भी है। तो 1/6 नॉमिनेटेड वोटर्स जितने सारे हैं, अब जैसे मान लीजिए कि ऐसे जो लोकल बॉडीज वाले वोट दिए जितने सारे, तो कुछ ऐसा सीट है उतना जो नॉमिनेटेड के लिए ही रहेगा और वो नॉमिनेटेड राज्य करेगी। 1/6 जैसे कि लास्ट है, तो लास्ट में हो गया, ये आपको नॉमिनेट कौन करेगा, राज्यसभा के मेंबर वो केंद्र से होगा। सिमिलरली 1/6 वही लोग उतना सीट छांट के ही बाकी का इलेक्टेड होगा और वो स्टेट करेगी, जैसे एंग्लो इंडियंस सेम एज यहाँ पे। अब 1/6 अपन लोग छांट के बाकी पे इलेक्शन करा लेंगे। नीचे आइए, गजब इलेक्शन। उसके बाद प्रिजनर्स कांट गिव वोट। क्वेश्चन है एक, व्हाई दिस क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। क्वेश्चन ये पूछा गया कि ये क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड क्यों है वोट देने वालों के लिए। तो देखो क्या क्या लिखा हुआ है, बड़ा प्यार प्यार से लिखा गया है, इसी को बोलते हैं। पहला लिखा गया है, बिकॉज स्टेट रिक्वेस्टेड पार्लियामेंट टू फॉर्म SLC बिकॉज दे सेड कि वी वांट बेटर डिस्कशन एंड इम्प्लीमेंटेशन इन स्टेट्स, बट सेंटर नोज कि इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू कंडक्ट इलेक्शन एंड इलेक्शन कमीशन ही इसको कंडक्ट भी करेगी। सो दे गिव द क्वालिफिकेशन बिकॉज लोकल बॉडीज इलेक्ट करेगी देन अपने में से ही करेगी। पहली बात ये कि सर लोकल बॉडीज रहेगा तो वो अपने में से ही चुनेगा, पहली बात। दूसरा, सो दे गिव द, हाँ अपने में MLA को हम लोग चुनते हैं, देन वो इलेक्ट करेगा विल आवर रिप्रेजेंटेशन। ग्रेजुएट एंड टीचर भी ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, सो अच्छे को ही चुनेंगे। सो जो लोग SLC में बैठेंगे विल बी मोर सैम्पल ग्रुप्स एंड कैन डिस्कस बेटर। तो उनका क्या कहना है कि सर आपस में ही इतना बढ़िया चुनोगे क्योंकि आप सब जानते हो उस पर्टिकुलर लोकल आदमी को, वो वहीं का होगा, ये नहीं कि कहीं बाहर का आया हुआ है। अब MP तो सर कहीं भी लड़ सकता है ना, वो कहीं का हो, उसमें नहीं है कि MP उसी राज्य का होना चाहिए या उसी पर्टिकुलर एरिया का होना चाहिए, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। सुन पा रहे हो? अब मनमोहन सिंह को बनाया गया है तो मनमोहन सिंह को ऐसे जगह से भी बनाया गया जहाँ को है नहीं, गुवाहाटी से करा लेगा, पढ़ाऊंगा आपको मैं, वहाँ सीट खाली था, वही लास्ट लिटरेचर आर्ट्स। सर ये लोग वो लोग हैं जो वोट में कभी जीते नहीं, तो उनके पास ऑप्शन क्या है, लास्ट वाला। और प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए क्या है, एक ही पोस्ट है कि सर आप राज्यसभा या लोकसभा के MP होने चाहिए मिनिमम 6 महीना तक। और अगर आप कुछ नहीं है, आपको बना दिएगा डायरेक्ट लिटरेचर आर्ट्स 127 पे, लड़ना चाहते हैं तो 6 महीने में आपको बहुमत प्रूव करना होगा। तो ये जो है ना आपको दिखाऊंगा, इतना घुमा पटक्की से हुआ है कि आपको बहुत मजा आएगा। नीचे आना, नेक्स्ट इसी के बाद ही है वो। अब LS लोकसभा चाहे या ना चाहे, बट राज्यसभा तो रहेगा ही रहेगा, बट SLA चाहे तो SLC खत्म ही कर सकता है। समझ रहे होते चीफ मिनिस्टर क्या। अच्छा इधर आप सोच के देखो, जहां पे SLA विधायक को चुना गया हो और फिर एक आप ऐसा डिपार्टमेंट बना रहे हो जिसको उससे ज्यादा पावर दे दोगे, तो फिर चीफ मिनिस्टर को क्यों चुन रहे हो आप? अरे कॉमन सेंस से सोचो ना, SLC भी कहाँ रहेगा, राज्य में। अच्छा SLC डिमांड कौन करेगा, खुद राज्य। मतलब मान लो बिहार की बात करते हैं, मुख्यमंत्री कौन, नीतीश कुमार। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इन्होंने डिमांड किया कि सर हमको चाहिए SLC। इन्होंने SLC डिमांड कर लिया और केंद्र मान लो मान गया। केंद्र क्यों मान जाएगा, क्या कि इनका पार्टी और उनका पार्टी का है गठबंधन। अरे गठबंधन प्यार के तो सर ये जो बना हुआ है उन लोगों का, तो अब क्या उन्होंने बोल दिया ठीक है डन। अब जब बनने लगे तो इनको लगा क्या कि SLC हम पे हावी हो रहा है। किनको लगा, नीतीश जी को। तो नीतीश जी ने क्या किया, केंद्र को फोन किया, हेलो, और क्या बोला, SLC को टर्मिनेट किया जाए, बड़ा बौका रहा है। तो बहुत ज्यादा ये औकात से बाहर जा रहा है। तो सर वो चीफ मिनिस्टर पे डिपेंड करता है। और चीफ मिनिस्टर ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि सर चीफ मिनिस्टर खुद इलेक्टेड है और वो डायरेक्ट इलेक्टेड है।
और जब डायरेक्ट इलेक्टेड हो तो सर रूल 1 कहाँ से ब्रेक हो जाएगा हमारा, वो कभी ब्रेक नहीं हो सकता। और रूल 1 है कि सर डेमोक्रेटिक मैंडेट होना ही चाहिए, इलेक्टेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन नॉमिनेटेड। तो अब यहाँ से बन जाएगा, तो जब चाहे चीफ मिनिस्टर तब एसएलसी को टर्मिनेट करवा सकता है। नीचे आइएगा नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द पावर्स इज ऑलमोस्ट इक्वल टू लोकसभा एंड राज्यसभा बट एसएलए एंड एसएलसी का पावर इज नॉट इक्वल इन एनीथिंग। एसएलए और एसएलसी का पावर बहुत अलग है सर, लोकसभा का पावर और राज्यसभा का पावर दोनों मिलता जुलता जरूर है, लेकिन एसएलए का और एसएलसी का अलग चलता है, ये दिमाग में रखिएगा। अब जरा नेक्स्ट नीचे आइएगा। सो राज्यसभा इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लोकसभा बट एसएलसी इज डिपेंडेंट ऑन एसएलए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा डिपेंडेंट नहीं है लोकसभा में कंप्लीटली, लेकिन सर एसएलसी कंप्लीट डिपेंडेंट है किस पे, एसएलए पे, क्योंकि एसएलए ही सारा का सारा फंड सब कुछ वही उसको देगा। लेकिन राज्यसभा तो परमानेंट बॉडी है, और राज्यसभा परमानेंट बॉडी है तो उसको एसएलए पे डिपेंड रहने की जो जो आपका लोकसभा पे है डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। ये डिफरेंस है, आप इसमें से कहीं से भी कुछ डिफरेंस आएगा चारों को मिला के लिख दोगे। बस अब एक स्टेप और नीचे आना और मजे से समझना। स्टेट रेसिडेंसी, अभी तक जो मैं पढ़ाया हूं यहां से अब पूरा भौकाल शुरू होगा, और ये भौकाल आपको दिमाग में रख लेना है, ठीक है। चलो शुरू, पहले समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नींद नहीं आ रही है ना? बढ़िया मौसम है सर, चादर तान के सोते आराम से, उसके बाद लिट्टी उट्टी बनवा लेते, और लिट्टी के साथ क्या राख कोयला, अरे नहीं लिट्टी के साथ अब जो बनवाते। तो वापस आते हैं नेक्स्ट, अभी तक जो पढ़े हैं सुन लो ध्यान से, इसके बाद चूंकि एक दूसरा पैटर्न शुरू होगा। लोकसभा, राज्यसभा, एसएलए, एसएलसी, पूरा डिटेल याद रखिएगा। टेबल, मोड ऑफ इलेक्शन, एज, कॉम्प्राइज, परमानेंट है नहीं है, लास्ट, क्लास, दिमाग में रहेगा। अच्छा क्लास कहाँ था? एसएलसी, गुड। अब उसके बाद सर ये दिमाग में रखने के बाद आगे आएंगे तो ये देखेंगे हम कि सर सीट में अगर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एसएलसी और एसएलए की बात करें तो दोनों डिफरेंट है कंपैरिजन टू राज्यसभा एंड लोकसभा। उनके पावर्स अलग चलते हैं, उनके पावर वहां पे एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। अब यहाँ से जो शुरू होने वाला है वो ये कि अगर कोई एमपी एमएलए बनता है तो क्या ये जरूरी है कि वो उसी राज्य का होगा, तो अब इस पे डिपेंड है। और अभी बताऊंगा मजेदार चीज, तो पेज नंबर 138 पे नीचे एकदम आइएगा और समझिएगा। एसएलए एसएलसी के लिए स्टेट रेसिडेंसी होना चाहिए बट देयर इज सम पॉलिटिक्स, दैट इज रूल 2। अभी पॉलिटिक्स क्या है मैं बता रहा हूं, नीचे आओ। लाइक सेंटर हैज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स को, और स्टेट्स को फिर क्या कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया गया। नीचे आओ, देयर इज नो एनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी दो स्टेट के बीच शेयर होती हो। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी जब भी होता है तो दो राज्य के बीच में थोड़ी ना शेयर हो जाएगा। मान लो एक अब एमपी है तो एमपी क्या पर्टिकुलर एक ही राज्य का होगा कि दो राज्य का हो जाएगा? एक राज्य का होगा। जरा नीचे आना पहले, दैट इज रूल 2 बिकॉज प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, एसएलए, एसएलसी, ईसीआई क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ईसीआई क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ सेंट्रली अपॉइंटेड बॉडी जिसके सिर्फ अपॉइंटमेंट स्टेट्स का, जिसमें सिर्फ अपॉइंटमेंट में स्टेट का कोई रोल नहीं है। यहाँ स्टेट सेंट्रल का है। मतलब सर देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में आपने अपॉइंट किया, अपने बिहाफ पे किया, लेकिन वो बॉडी क्या है? इंडिपेंडेंट। मैंने वही बोला ना कि सब पहले बहुत सोचते हैं, बहुत बोलते हैं, बहुत ये हुआ, जैसे ही शादी हो जाता है वो लोग सुस्त हो जाते हैं बहुत। जब वही बताइए कि एज होता है, एक एज में सब कुछ होता है। अब उसके बाद जब आपको ओहदा मिलता है तो आप खुद उसके बाद सीरियस हो जाते हो, सामने को लगता है देखो हमरे गधा हुआ, हम ही से सारे हीरो बन रहा है। एक कहावत है गाँव का, गाँव का कहावत है, सुने नहीं सुने? सुने होंगे ना ये कि गधा को पढ़ा के उसको बना देता है, ऑफिसर बना देता है। अब जब जाता है मालिक तो गधा जो है बोलता है अरे ये तो हम इसको जानते, बोल तुम कौन? तो कहा अरे हमरे गधा हुआ हमरे की कहते कि ना ठीक है। तो सर आ जाओ नेक्स्ट। मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेट के हित में ही इलेक्शन कर रहे हैं एंड स्टेट का कोई रोल नहीं है, दैट इज सेंटर ग्रेटर देन स्टेट्स। इसलिए हॉलो कैंडी इज की जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी वो स्टेट वाइज ही होगी, बट ये हॉलो इसलिए है बिकॉज कॉन्स्टिट्यूएंसी को बढ़ाना या घटाना वो भी सिर्फ सेंटर के हाथ में। समझना इधर, मैंने आपको कल जो पिछले क्लास में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पढ़ाया था तो क्या बोला था, इधर एसएलए का या एमएलए का जो वैल्यू आ रहा था उसका लगभग 2 गुना 3 गुना वैल्यू ज्यादा आ रहा था। किसका? एमपी का। अरे याद है कि नहीं याद है? एक एमएलए का वैल्यू राजस्थान में कितना था? 129। और अगर वही बात अगर एमपी का ऑन एन एवरेज आ रहा था कितना हुआ था? लगभग 708 एवरेज, ऑन एन एवरेज। तो लगभग 708, मतलब समझ लो कितना डिफरेंस है। मतलब सेंटर ऐसे बोलता है देखो भाई हम बना रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी, कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिंदी समझते हो?
अरे कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो क्षेत्र विधानसभा, सॉरी, जैसे आपका नहीं होता, आपका अपना कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी है। जैसे मान लो किसी का कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र, कोई बोला कि सर अपना कोटवा विधानसभा क्षेत्र, कोई कुछ विधानसभा क्षेत्र बोलता है ना, अरे है ना। तो सर विधानसभा क्षेत्र होगा तो वो विधानसभा क्षेत्र राज्य के हिसाब से ही बनता है, लेकिन सेंटर पावरफुल रहता है। क्यों? क्योंकि आप तो विधानसभा क्षेत्र में करा लिए इलेक्शन, अब एमपी का वैल्यू 708 है और विधायक का वैल्यू कितना है, 129, हिलते रहो। तो सर ये जो है क्यों, हॉलो कैंडी रूल 2 में क्या बोला, सेंटर ग्रेटर देन। अब राज्य को बुरा लग गया, मतलब बड़ा भाई आपने क्या छोटा भाई को मारा, क्या बोला आपने कि सर कॉन्स्टिट्यूएंसी स्टेट रेसिडेंसी हमारे हिसाब से होगा, लेकिन फिर अब राज्य रोने लग गया। तो हॉलो कैंडी में बोला गया कि देखो अच्छा ठीक है तुम्हारे ही हिसाब से रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एमपी का वैल्यू ज्यादा रहेगा और एमएलए का कम। सुन पा रहे हो? और वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब यहां से नीचे आइएगा और पेज नंबर 139 पे समझिएगा। फॉर लोकसभा नो स्टेट रेसिडेंसी इज रिक्वायर्ड बिकॉज लोकसभा इज ए नेशनल हाउस, सो नो स्टेट रेसिडेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। मैंने क्या बोला, लोकसभा में ये जरूरी नहीं है कि लोकसभा के आप मान लो कहीं कभी एमपी रहना चाहते हो। अच्छा सुनो अब कभी कि कोई राजस्थान का एमपी है जो आके बिहार में बन गया। अभी सुनना ध्यान से एक बात मेरी, अगर आप लोकसभा के लिए कोई भी एमपी बनना चाहते हैं तो उसमें जरूरी नहीं है कि आप जिस राज्य में लड़ रहे हो उसी राज्य का होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। पेज नंबर 139। वन 139 नहीं है? अच्छा चलो कोई बात नहीं। 140 भी नहीं है? क्या बात कर रहे हो? नीचे तो नहीं चला गया? अच्छा 139 और 140 नहीं है ना, चलो कोई बात नहीं। चलो खाली वही पेज भेज देता हूँ फिलहाल, या दूसरा पीडीएफ फिर एक बार और भेज दूंगा आपको, डोंट वरी। चलो चला गया, बस 2 पे चला गया, बाकी पूरा पीडीएफ एक साथ भेज दूंगा, ठीक है। हो गया? बस अब यही समझ लो, मजा आएगा आपको। चलें बढ़े आगे, चला गया है। चलो 139 पे आ गए, अब समझना, अब मिल गया ना। तो 139 पे देखो, फॉर लोकसभा नो स्टेट रेसिडेंसी इज रिक्वायर्ड बिकॉज लोकसभा इज ए नेशनल हाउस, सो नो स्टेट रेसिडेंसी। फॉर राज्यसभा नो रेसिडेंसी इज रिक्वायर्ड, पहले रेसिडेंसी रिक्वायर होता था, सुनना ध्यान से, पहले लोकसभा में रेसिडेंसी रिक्वायर नहीं था। मतलब सुनना, अगर आप एमपी का मान लो बिहार के हो और पार्टी ये चाहती है कि आप बिहार से नहीं राजस्थान से लड़िए, तो पार्टी आपको बोल देगी वहां जाइए, वहां लड़ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले नियम ये था कि राज्यसभा के एमपी अगर बनना चाहते हैं आप, तो आपको उस राज्य का होना चाहिए। अच्छा ये देखो, अगर ये देखोगे तो लगभग ये मुद्दा सही भी है, क्योंकि राज्यसभा राज्य को रिप्रेजेंट करता है। तो आप पर्टिकुलर जिस एरिया के हैं उसी एरिया के राज्यसभा के एमपी रहेंगे तो ज़्यादा ठीक है ना। अरे है ना, अब वहाँ जान पाएंगे। अब सर हरियाणा का आके बैठ गया बिहार में, रहा कभी है नहीं, हरियाणा ने बोलेगा कि बे छोड़ा, अब इधर बिहार वाला समझ रहे जी मालिक। अब ये दोनों में इतना डिफरेंस है आवाज़ में ही कि काम में और ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। सुन पा रहे हो? अब जरा नीचे आओ और थोड़ा ध्यान से समझना। तो सबसे फर्स्ट आएंगे तो अब समझेंगे कि मनमोहन सिंह के साथ क्या हुआ है। सुनना, इधर इधर, रेसिडेंसी मतलब आवास, मतलब आप उस स्टेट के हैं कि नहीं है, बिल्कुल। अब सुनना, नियम क्या था,
कि राज्यसभा में कोई भी एमपी बनना चाहते थे, ठीक है, इधर ठीक है, राज्यसभा में अगर कोई एमपी बनना चाहता है तो वो पर्टिकुलर उस राज्य का होना चाहिए। लेकिन सर मनमोहन सिंह को बनाना था प्राइम मिनिस्टर, और मनमोहन सिंह जीतने वाले थे नहीं इलेक्शन से, और कभी भी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आपको किसी ना किसी लोकसभा या राज्यसभा का एमपी होना चाहिए। अब बड़ी दुविधा था ये बात। अब देखो क्या किया गया, राज्यसभा का एमपी बनाने के लिए इनको कोशिश किया जा रहा है, लेकिन जिस राज्य के हैं उस राज्य में सीट खाली नहीं है, उस राज्य का सीट क्या भरा हुआ है, तो ये जाएंगे कहां। अब देखो क्या तोड़फोड़ किया गया, क्या किया गया है, नियम ही बदल दिया गया कि सर अब स्टेट रेसिडेंसी की जरूरत नहीं है। अच्छा कमाल की बात क्या है, पूरा अपोजिशन उस समय सरकार यूपीए की, कमाल की बात है सारे लोगों ने थपथपा दिया, सब लोग सहमति। ये नेता लोग जो है ना सर, जब अपना बेनिफिट का होता है ना, फटाक से सब कुछ पास हो जाएगा, 2 मिनट भी नहीं लगा, सभी एकदम जय हो, क्योंकि सबको पता था कि हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि हम किसी को भी चाहेंगे तो राज्यसभा का आराम से एमपी बना देंगे, लाश है ही ना हमारे पास, लिटरेचर और ये सब कुछ। बस एक कंडीशन रोक रहा था कि उसी राज्य का होना चाहिए, वो भी खत्म। अरे तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, तो बहुमत तो था ही ना, यूपीए गवर्नमेंट, बिल्कुल। अब कांग्रेस ही तो थी, मनमोहन सिंह के बाद ही ना यहाँ से आए हैं। मनमोहन सिंह से पहले तो यूपीए चल रहा था ना भैया, कौन बीच में आ गया था, इतने सालों से तो कांग्रेस ही राज कर रही थी, तो कांग्रेस का ही सारा चल रहा था साठ गांठ। और कमाल की बात है कि हर जगह कांग्रेस डोमिनेट कर रहा था। वो तो 2001 सीट से एक, नहीं देखिए, हर स्टेट का, अभी मैं बताऊंगा, पहले ऐसे समझ लो आप, हर स्टेट का, एक सेकंड, हर स्टेट में राज्यसभा की कुछ सीटें हैं। जैसे हर स्टेट, मान लीजिए हरियाणा में 9 सीट है, बिहार में मान लीजिए 4 सीट है, मतलब राज्यसभा की सीट तो हर राज्य के लिए होगी ना, कहीं 3 कहीं 4। जैसे मैंने क्या बोला, टोटल सीट कितना है, 250, तो 250 क्या किसी एक राज्य का होगा, नहीं, वो तो उन सारे राज्यों का है, 31 राज्यों का, 28 + 3 स्टेट लेजिस्लेचर, 31 राज्य में कहीं 10 है, कहीं 15 है, कहीं 12 है, कहीं 9 है, कहीं 8, कहीं 4, कहीं 3, कहीं 2। समझ पा रहे मेरी बात। अब जहां के मनमोहन सिंह है वहां मान लीजिए 9 सीट है, और 9 सीट पे कोई ना कोई ऑलरेडी अपॉइंटेड है मान लीजिए, लेकिन सर इधर हमारे पास नॉमिनेटेड का टोटल सीट कितना था, 12। राज्यसभा में कितना था, राज्यसभा की बात बोल रहा हूँ, 12, तो 12 ही नॉमिनेटेड है ना, और 12 को नॉमिनेट करने में कौन सा फैक्टर लगेगा, लास्ट, तो लास्ट फैक्टर लगेगा। 12 में से मान लो 9 लोग ऑलरेडी काबिज हैं सीट पे, चलो 11 लोग काबिज हैं, एक ही बचा हुआ है। मनमोहन सिंह को आप वोट जितवा के ला रहे हो क्या, उनको तो अपॉइंट कर रहे हो, तो जब अपॉइंट कर रहे हो तो अभी तो ढूंढोगे ना कौन सा सीट किधर खाली है। अच्छा कमाल की बात है, एक ही सीट खाली था, लेकिन अब जरा देखना, पहले समझना, नीचे पहले समझ लो, क्योंकि सर कांग्रेस का ऑलरेडी आइडिया पहले से, सोनिया गांधी मास्टरमाइंड है, वो पहले से जानती थी कि सर मनमोहन सिंह को बनाना पड़ेगा, क्या कि अगले बार कुछ ना कुछ होने वाला है धमाकार। अब मनमोहन सिंह को सर पपेट बनाया, पहले देखिए पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं समझा देता हूँ। फॉर राज्यसभा नो रेसिडेंसी इज रिक्वायर, पहले रेसिडेंस वाज रिक्वायर, अब रिक्वायर नहीं है, बट ड्यूरिंग यूपीए गवर्नमेंट, यूपीए समझ रहे ना, यूनाइटेड प्रोविंस अलायंस, बट अभी सीधा मतलब में समझिए ये छाप, कौन छाप, अब आइए कौन बोल रहा है हमको लगा बोला लात छाप, सॉरी टू यूज द वर्ड, बट आगे नेक्स्ट, फॉर ड्यूरिंग यूपीए वांट्स टू मेक मनमोहन सिंह एज ए पीएम, बट ही वाज नॉट एमपी, बट फॉर एमपी ही मस्ट बी ए क्या, एमपी ऑफ एनी लोकसभा और राज्यसभा। सर उनको एमपी तो होना चाहिए ना, प्रधानमंत्री बनने के लिए आप किसी ना किसी या लोकसभा के या राज्यसभा के एमपी होने चाहिए, एक कंडीशन है, लेकिन ये कहीं के नहीं थे। अब जरा आओ नीचे आगे, ही वॉज नॉट एमपी एंड देन इन 6 months यू हैव टू प्रूव, फिर 6 महीने में आपको प्रूव करना पड़ेगा। अब आ गया ना नेक्स्ट, सो यूपीए ने देखा कि राज्यसभा में एक सीट खाली है गुवाहाटी में, कहाँ खाली है, अच्छा गुवाहाटी में, बट मनमोहन सिंह तो गुवाहाटी के हैं नहीं। अब मनमोहन सिंह गुवाहाटी के हैं नहीं, तो पहले इन्होंने स्टेट रेसिडेंसी के कंडीशन को ही बदल दिया। पहले क्या बोला कि राज्यसभा के एमपी को बनने के लिए जरूरी नहीं है कि वो आदमी उसी राज्य का होना
चाहिए। और सभी ने थपथपा दिए। मनमोहन सिंह पगड़ी बांध के पहुंच के कहा, गुवाहाटी। आप समझ पा रहे हैं? और गुवाहाटी से इनको बना दिया गया एमपी। एक सीट खाली, उस पर भी इनको एमपी बना दिया गया और पूरा कंडीशन बदल दिया गया। आप देख रहे हो सर, ये होता है राजनीति। आधा से ज्यादा लोग को पता ही नहीं है, उनको यही पता है मनमोहन सिंह इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बाकी क्या जो हुआ है राजनीति, इसलिए मैं बोला ना कि आप लोग जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक आप समझ ही नहीं पाओगे राजनीति किस दिशा में जा रहा है। नहीं तो उड़ते रहो आपके, हमको सब पता है। भारत के पूरा प्रेसिडेंट का नाम ही याद कर लिए हैं हम पूरा प्राइम मिनिस्टर का ही नाम याद कर लिए। आपको वो नहीं याद रखना, उसके पीछे का जानना है कि कौन कैसे बन रहा है, क्या धूमा कचरी चल रहा है, तभी आप आगे का फ्लो को समझ पाओगे कि बिहार में क्या होगा, इंडिया में क्या होगा। आप पॉलिसीज बनाने वाले हो, आप ही लोग पॉलिसी बनाएंगे। आप IAS ऑफिसर्स हो, आप ही पॉलिसी बनाओगे, दूसरा कोई बनाने वाला नहीं है। आप लोग जो पॉलिसी बना के दोगे वही सर आगे फिर फॉलो होगा। कैबिनेट सेक्रेटरी बने हो तब तो और मजे हैं। और मनमोहन सिंह जैसा प्राइम मिनिस्टर मिल गया तो सर कोई दिक्कत नहीं है आपको, बस आप मजे से एंजॉय करिए फिर। लेकिन अगर ये वाले मिल गए तो हालत टाइट करके आपका रखेंगे फिर। जैसे कुछ बना, हट बुर्बक, ठीक से बनाओ, आ रहा था नहीं चाहिए। सबसे फर्स्ट तो सुप्रीम कोर्ट ने सर देखो वहां पे इन्होंने स्टेट रेसिडेंसी के कंडीशन को रिमूव कर दिया थ्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। अभी मैं पढ़ाऊंगा ROPA एक्ट क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसी के अंडर रूल है। आगे, और ऑल अपोजिशन ऑल्सो सपोर्टेड, ऑल अपोजिशन ने सपोर्ट किया बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज जो उनके काम का है उसके सब साथ जनता के काम में सब लड़ते हैं फालतू। जब अपना काम होता है ना सपोर्ट एकदम धाएं धाएं, और जब राजनेता मतलब अपने आदमी का काम है तो सब फालतू में। सर देखो एक एक बिल पे मारपीट हुआ है, हर बिल पे। इनफैक्ट आपको जान के हैरानी होगी कि सर वीमेंस के लिए प्रेगनेंसी में जो इलाज और खर्चा जो फ्री में देना है उस बिल के लिए सर वो कितने सालों से रखा हुआ है, सोचो आप। और यहाँ पे क्या राजनीति की बात है तो सर सारा बिल हो गया पास। ऐसे ऐसे बिल रखे हुए हैं, सरोगेसी बिल, ऐसे ऐसे बिल रखे हुए हैं जिसपे कितना सारा कुछ है जो पूरा हित में है। उस बिल पे कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता है। जहां पावर और कैप्चरिंग की बात आती है वहां सब डिस्कशन करके, अच्छा इतनी जल्दी पास भी हो गया। अफसोस इतना जल्दी पास हो गया। और सर जो आपका प्रेगनेंसी बिल है वो सर सालों सालों से, कितने सालों से पड़ा हुआ है कोई आइडिया नहीं। सुन पा रहे हो? नीचे आओ नीचे। अब मैंने देखा वहां, देखिए सुप्रीम कोर्ट सेड कि पॉलिटिकल पार्टी को RTI के अंदर आ जाना चाहिए। देखो कितना अच्छा बात बोला सुप्रीम कोर्ट ने, देखो इधर। अच्छा समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सर जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उन सब को RTI के तहत आ जाना चाहिए। RTI मतलब क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन। मतलब हर आदमी का हक है कि वो सरकार से पूछ सकती है कि बताइए ऐसन काहे कैला, वैसन काहे कैला, मतलब पैसा यहाँ पैसा वहाँ काहे। अच्छा सुनो, RTI में अगर पॉलिटिकल पार्टी आ जाएगी तो पॉलिटिकल पार्टी को इस बात का भी जवाब देना होगा कि उस पॉलिटिकल पार्टी को चलाने के लिए फंड कहां से आता है। पहले सुन पा रहे हो? पॉलिटिकल पार्टी को ये पूरा बताना पड़ेगा कि हमारा पार्टी कैसे चलता है, हमारा सरकार में जितना सारा है लोग का खर्चा कैसे चलता है, और जो अध्यक्ष पदध्यक्ष जो घूमते रहते हैं उनका खर्चा कैसे चलता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने ये चेक्स एंड बैलेंसेस के बेसिस पे किया था। अब क्या हो रहा है? रूल 4 सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब आप ये स्टेट रेसिडेंसी के कंडीशन को हटा रहे हैं तो आप RTI के तहत आ जाइए। सारा पॉलिटिकल पार्टी एक साथ हो गया, कह ना, क्योंकि उनको जवाब देना पड़ता ना, और जवाब सुप्रीम कोर्ट को भी देना पड़ता। सारे ने एक साथ ना 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 कर दिया, और जब अपने फायदे का था बेंच पटक दिया सब। सुन पा रहे मेरी बात? तो RTI के तहत कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई। अगर RTI के तहत आ जाती ना तो पूरा कच्चा चिट्ठा पॉलिटिकल पार्टी का मिल जाएगा कि इसको फंड कहां कहां से मिलता है। अब कोई कम्युनिस्ट पार्टी है, चाइना से उसको पैसा मिल रहा है, अब चाइना से पैसा देके यहाँ पे क्या है उस पार्टी को बढ़ा। सुन पा रहे हो? पहले अब सर देखना, पहले मैंने क्या बोला। अब जैसे लेट से कन्हैया कुमार आए तो कन्हैया कुमार पहले कम्युनिस्ट पार्टी के दामन थामे हुए थे, अब दामन थाम लिए किसका? तो सर अब कन्हैया कुमार मान लीजिए हैं, अगर उनकी पार्टी मान लो कम्युनिस्ट को ज्वाइन कर लिया, नॉर्मल सोचो किसी को भी, तो अगर चाइना ने आपको क्या किया कि सर देखा चाइना ने कि उसके खिलाफ नहीं बल्कि उसके सपोर्ट में भी नहीं है, लेकिन विरोध बहुत ज्यादा कर रहा है,
अब जैसे मैंने बांग्लादेश पढ़ाया था आपको, तो बांग्लादेश दो बताया था आपको, एक क्या बोला था, दो, एक जो आपको अभी है प्रेजेंट में, क्या नाम है उनका, शेख हसीना और खालिदा जिया। तो शेख हसीना भारत के लिए सपोर्ट में रहती हैं और खालिदा जिया अगेंस्ट। तो चाइना और पाकिस्तान ने क्या किया, खालिदा जिया को पैसा दिया, पार्टी बनाया और उनका भड़का दिया। तो उनका पार्टी चलाने के लिए पैसा कौन दे रहा है, पाकिस्तान और चाइना। अब आरटीआई के तहत आ जाता तो सारे पार्टी को जवाब देना पड़ता कि बेटा पैसा ला कहां से, समझ पा रहे हो। तो सारे पार्टी का सपोर्ट करेंगे, नहीं, अगेंस्ट कर दिए। और जहां पे मनमोहन सिंह को सर सोचो बनाने के लिए स्टेट रेसिडेंसी के कंडीशन को ही खत्म कर दिया गया और मनमोहन सिंह को मुंह उठा के गुवाहाटी का एमपी बना दिया गया, 6 महीने में मेजोरिटी प्रूव करवा लिया और फिर पीएम बना दिया, बात खत्म। ये सर होता है। जरा नीचे आओ, नीचे अब आओ, नीचे राज्यसभा, राज्यसभा दिख रहा है, चलो इसको राज्यसभा को थोड़ा सा समझ लो, बस आज इतना ही करेंगे, ठीक है, इसको समझ लो थोड़ा, क्योंकि जो नहीं आया है ठीक है उसको मजा आने वाला है आज, वो काम नहीं आगे आओ, नेक्स्ट। हाँ सही में, तो उस समय थोड़ा पढ़ाया था। अच्छा तुम लोग क्या जो आए उसी को बताए। दिल है ना, दिल तो है ना, दिल तो बच्चा है जी, तो ना दिल होता है कि अरे हमरे को मिल जाए खाली। अब जैसे किसी को अच्छा मिल रहा है कंटेंट, अरे तुम्हें थोड़ी बोल रहा हूँ, कुछ बच्चे को जैसे कंटेंट अच्छा, वो कहता है हम नहीं बताएंगे किसी को हम बताने वाले नहीं है भैया, समझ में आ रहा है, जो जागा सो, जो सोया सो खोया। अब ऐसे भी बहुत बच्चे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे वो समझ गया कि यार क्वेश्चन में बना है, अब मेरा सही हो गया, अब जैसे दूसरे ने पूछा कहाँ पढ़ते हो, हम कहाँ पढ़ते हैं, नहीं बोलने वाले हो अच्छा जिसको आप बोल रहे हो सामने वालों की बात पता है कि कहीं ना कहीं तो पढ़ रहा है, वो भी आपके पीछे लगा हुआ है, ऐसा नहीं कुछ छोड़ दिया आपको। वो करेगी इसमें बदलाव चूंकि आ रहा है ना, बदलाव मैंने बोला ना, बदलाव को आप रोक ही नहीं सकते, चेंजेस यू कांट स्टॉप बाई एनीवेज। नॉलेज का ब्यूटी ही यही है कि नॉलेज आपको सर शांत ऐसा रहने नहीं देगा जैसे आप हो, वो नॉलेज में आपके पर्सनालिटी में चेंज आ जाएगा। अब आपने क्या बोला, हम दूसरे को नहीं बताएंगे, वो कह रहे कि भाई ये कहीं तो जा रहा है, और उसके बाद तो खोदना शुरू करेगा, कभी आपके रूम में आएगा, कभी देखेगा ये अरे एटलस कहाँ से आ गया, कभी कुछ समझ में आ रहा है मेरी बात, ये सब चीज उसके दिमाग में चलता रहेगा खटर पटर। लेकिन आप उसको बोल के क्या रखे हो, हम कहीं नहीं पढ़ते हैं। प्लीज सभा में आना और राज्यसभा के पूरे कंडीशन को एक बार ध्यान से समझ लेना। 9 बज गया का, हम लोग 7:30 से सारे स्टार्ट किए। हाँ चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद चल लेंगे। तो सबसे फर्स्ट राज्यसभा दिख रहा है, याद रखिएगा ज्यादा देर पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना पढ़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है ठीक है, समझ आ रहा है ना, नहीं तो कुछ लोग सोचेगा सर 4 घंटा, अरे 4 घंटा में भी देखो कितना हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखा करो थोड़ा। नेक्स्ट आगे ये राज्यसभा दिख रहा है, राज्यसभा एमपी इलेक्टेड बाई एसएलए। तो राज्यसभा के एमपी इलेक्ट कौन करेगा, विधायक जी लोग, विधायक को हम चुनेंगे, विधायक राज्यसभा के एमपी को चुनेगा। अब जरा नीचे आओ, राज्यसभा के एमपी को एसएलए के इलेक्टेड एमएलए ही चुनते हैं, बट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो राज्यसभा के एमपी को चुनना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और प्रोसेस भी अलग अलग है। मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, पेज नंबर 140 पे, इसको कल पूरा डिस्क्रिप्शन करूंगा। जिस तरीके से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है ना, उसी तरीके से थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे भी है, जो आपको मैं पढ़ाऊंगा। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एसएलसी का चुनाव भी थोड़ा टफ होता है, अलग तरीके से होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो पहले आ जाओ, एक चीज दिख रहा होगा उसमें आपको ब्रैकेट में देखना, 9 वैकेंट दिख रहा होगा, पेज नंबर 140 दिख रहा है, एक छोटा गोला बनाया होगा और बीच में 9 वैकेंट लिखा होगा, है ना। 9 वैकेंट का मीनिंग क्या है समझ लो। 9 वैकेंट मतलब है कि 12 सीट नॉमिनेटेड था, हाँ ठीक है, 12 में से मान लो कितने सीट हैं, 12 में से कितने सीट, 9 सीट वैकेंट है, मतलब 9 खाली है, 3 भरा हुआ है मान लो। अब 9 सीट अलग अलग जगह पे खाली है, दिमाग में आ रहा है मेरी बात। अब सोच के देखो, वहां पे सबसे फर्स्ट 1 सीट वेस्ट बंगाल में मान लो खाली है, दिख रहा है। दूसरा सीट देखो, मान लो 1 तमिलनाडु में खाली है, 1 सीट केरला में खाली है, 1 जम्मू कश्मीर में, 1 बिहार में, दिख पा रहा है, अरे है ना, पक्का। अब समझना ध्यान से,
ये जो सीट है मतलब वो नॉमिनेटेड में से आगे का अलग अलग जगह पे खाली है। सुनना बस ध्यान से, नॉमिनेटेड सीट है उसमें से अगर 9 सीट में से मान लो आपके पास जब बोला गया कि यहां पे आपका कितना सीट है, 12 सीट है। 12 सीट में से मान के चलो मैंने ऐसे बोला सर एक सीट खाली है, लेकिन एक सीट खाली है वो कहाँ का खाली है भी तो डिपेंड करता है आप पे। चलो एक काम करते हैं, इस चीज़ को मैं एक बार रिपीट करता हूँ, इसको वापस कल ही कंटिन्यू करूँगा। सुन लो ध्यान से, जितना है पहले सुन लो एक बार, समझ लो पहले आप। फर्स्ट सुन लो अमित आराम से, उसके बाद चलिए जाना। सबसे फर्स्ट क्या क्या अच्छा ठीक है। अच्छा पूछ, बड़ा सा है, बड़ा सा है, ठीक है ले लीजिए। उस पर रिकॉर्डिंग करता हूँ मैं, उस पर रिकॉर्डिंग करता हूँ और ठीक, हाँ हाँ ठीक।